जैसा कि आपके हाथ में प्रोग्राम की कॉपी है और आप देख रहे हैं कि आपके लिखा होगा कि इस अफ़साने का सेशन जो है इसकी सदारत मुंबई से आए हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब डॉक्टर सलीम ख़ान साहब फरमा रहे हैं और तमाम ही मुकिल साहब आइए ना, अगर कोई तकलीफ़ हो तो फिर ठीक है। हाँ, अच्छा मेरी फहरिस्त में जो नाम है उनमें 2 के अलावा तमाम यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर अज़हर अबरार नहीं हैं और परवेज़ अनीस नहीं हैं। रेहान भाई कह रहे हैं कि परवेज़ अनीस पहुँच रहे हैं और डॉक्टर अज़हर अबरार के मुतालिक भी अभी मालूम हुआ जाएगा। थोड़ा सा आगे ले लीजिए परवेज़, थोड़ा आगे ले लीजिए, उधर से कोई आएगा। ठीक है, लीजिए। परवेज़ भाई को पहले पढ़ा। मैं बिला किसी तमहीद के सबसे पहले परवेज़ अहमद याकूबी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो माइक पर आएँ और अपना अफ़साना सुनाएं। देखिए, ये अफ़साने की महफ़िल है और इस पर बाकायदा अभी हम कल से कई मौक़ों पर ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ़ मक़ालों में अफ़सानों के मुतालिक हमने सुना भी है। इस सिन्फ़ में जितने अलग अलग तरह के जो पहलू हैं उस पर बहस भी हुई। ज़रूर है कि उन्हीं में से कोई एक पहलू यहाँ पर भी आएगा अफ़साने में। तो मैं बिला किसी तमहीद के परवेज़ अहमद याकूबी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ, वो माइक पर आ जाएँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिब सदर की इजाज़त। साहिब सदर की इजाज़त से मैं एक अफ़साना पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। हाज़रीन से गुजारिश है कि मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। मेरे अफ़साने का उन्वान है नई सुबह। ताली और थाली की थाप के शोर ने शहर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। मुंडेर पर बैठे कबूतर भी सहमे सहमे से अपनी उड़ानों को मुलतवी कर माहौल का जायज़ा ले रहे थे। शहर में एक नामालूम सी वबा के फैल जाने की खबर गर्दिश कर रही थी। शांति की तबीयत भी नासाज थी। उसने किसी से कहा नहीं, लेकिन सुस्त रवि, कमज़ोर सी आवाज़ और धीमी चाल से उसकी तबीयत का अंदाज़ा हो रहा था। दिन भर की थकी मांदी हाँफते काँपते लिफ्ट के ज़रिए अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर पहुंचकर उसने अपने फ्लैट की कॉल बेल बजाई। बदहवासी उसके वजूद पर तारी थी। जालीदार दरवाजे के उस पार खड़ी उसकी भाभी जया ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। शांति हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अपने घर में दाखिल होने के लिए इल्तिजा करती रही। मम्मी, बुआ को अंदर आने दो ना, बच्चे ने कहा। उसका शौहर भी यही चाहता था, लेकिन जया अपनी ज़िद पर कायम थी। मिन्नत समाजत का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो आपे से बाहर हो गई और शांति को साफ मना कर दिया कि वो घर में कदम ना रखे। तुम दिन रात मरीज़ों के दरमियान रहती हो, उनका इन्फेक्शन साथ लिए चलती हो, तुम अस्पताल में ही रह जाओ। घर में छोटे बच्चे हैं, हमारा चैन सुकून गारत मत करो। शांति रोती रही, रो रो कर निढाल हो गई। बुखार में फुनकते हुए उसकी आंखें नकाहत के बोझ से बंद थी। अपने दुपट्टे को जैसे तैसे चादर की तरह ओढ़े, सुकड़ी हुई दीवार से
लग कर लेटी हुई थी। कॉरिडोर में अंधेरा था। देर रात सिक्योरिटी गार्ड सईद राउंड लगाते हुए चौथी मंजिल पर पहुंचा। टिमटिमाती रोशनी में सिसकती सांसों की आवाज़ से वो चौंक सा गया। टॉर्च की रोशनी में करीब जाकर देखा, शांति बुखार में मुब्तला सर्दी से कांप रही थी। सईद के कदमों की आहट सुनकर नीम गशी की हालत में कराते हुए शांति ने धीरे से आंखें खोली और बस मदद मदद ही कह सकी। सईद ने उसे अपने मजबूत हाथों में उठा लिया और लिफ्ट की तरफ चल दिया। अपने कमरे में ले जाकर आहिस्ता से उसे बिस्तर पर लेटाया। कंबल से पूरी तरह ढांक कर ऊपर से उसके हाथ पांव दबाए। शफ़क़त के एहसास से शांति को काफ़ी राहत मिली। फिर वो इत्मीनान से सो गई। सईद एक कुर्सी पर बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। चिड़ियों के गौल ने अपार्टमेंट की बालकनी पर चहचहाते हुए सुबह होने का ऐलान किया। सईद थोड़ी देर के लिए नींद की आगोश में चला गया था, फ़ौरन जाग गया। शांति की जानिब देखा, वो अब तक इत्मीनान से सो रही थी। शांति दीदी, उठो, चलो अस्पताल जाना है। सईद ने हल्के से आवाज़ दी। उसे जगाया और सलीम ड्राइवर को गाड़ी लगाने के लिए कहा। उसे सहारा देकर कार में बैठाया। अब कार अस्पताल की जानिब रवां दवां थी। वबा के खौफ से वेल्ट्रेट अस्पताल में भीड़ उमड़ आई थी। एक जम्मे गफ़ीर सा नज़र आ रहा था। कैजुअलिटी वार्ड में शांति को दाखिल किया गया। उसे देख अस्पताल के अमले में एक हलचल सी पैदा हो गई। शांति भी उसी अस्पताल की एक रुकन थी। अस्पताल के मरीज़ों की दिलजुई, शफ़क़त व मोहब्बत, डॉक्टरों से बेहतरीन रवाबित व मरासिब मिजाज में बसा हुआ था। वहाँ मौजूद डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और बताया कि मौसमी बुखार है, फ़िक्र की कोई बात नहीं, आराम की सख्त ज़रूरत है। साथ ही नर्स भी जमा हो गई। अस्पताल में खुशी का माहौल था। शांति की आंखें जज्बात से डुबडुबाई। सईद और सलीम भी सलाम करके रवाना हो गए। नीलगिरी अपार्टमेंट के आसपास होटलों और रेस्तरां में लोग घंटों बैठे गपशप करते, चाय कॉफ़ी की चुस्की, आइसक्रीम और मीठे पान के मज़े लेते। वहाँ सुबह से ही गहमा गहमी थी। खौफ व हिरास का माहौल था। बच्चे बूढ़े सहमे सहमे से थे। पुलिस की गश्ती वैन से लगातार ऐलान किया जा रहा था, जिन घरों में कोई बीमार है, सर्दी बुखार में मुब्तला है, उन्हें टेस्ट और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे आपके पास आ रहे हैं, उनका सपोर्ट करें। शुक्रिया। जोक दर जोक लोग अपने अपने घरों से निकलने लगे। अब वहाँ के मकीन मेडिकल बस में सवार अस्पताल की तरफ जा रहे थे। एक हंगामा सा बरपा था। नफसा नफसी का आलम था। सबको अपनी अपनी पड़ी थी। मायूसियों का राज था। बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरतें, सबका एक जैसा हाल था। हर चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। बीमारी से मर जाने का खौफ लोगों ने अपने आसाब पर सवार कर रखा था। फूलों ने मुस्कुराना तर्क कर संजीदगी इख्तियार कर ली थी। कबूतर खाने से गुटरगू की लगातार आवाज़ों से महसूस हो रहा था जैसे मसले को जानने और उसके तदारुक के लिए कोई हंगामी इजलास बुलाया गया हो। नीलगिरी अपार्टमेंट में गार्डन के गोशे, जहाँ हर वक्त बच्चों का शोर बपा होता और एक रौनक सी होती थी, वीरान और सुनसान पड़े हुए थे। अस्पताल से वापसी पर सरासमगी का माहौल देख शांति के चेहरे पर बेचैनी के आसार साफ नज़र आ रहे थे। उसने फ़ौरन अस्पताल के टीम से बात की, हालात का जायज़ा लिया। तमाम मरीज़ों को शांति की ईमा पर वेल ट्रीट अस्पताल जाने की इजाज़त मिल गई। डॉक्टरों की टीम ने तमाम मरीज़ों का संजीदगी से मुआयना किया। बीमारी और हिफाजती तदाबीर के बारे में अपनी अपनी राय पेश की और उन्हें घर जाने की इजाज़त मिल गई। नर्म व नाजुक हवा के दोष पर उड़ती तितलियाँ और भंवरें फूलों के इर्द गिर्द मंडलाने लगे।
घोंसलों से चिड़ियों के गोल ने उड़ान भरी और अपनी रोज़ी पाने के लिए दूर निकल गए। सूरज की चमकती किरणों ने बालकनी में दस्तक दी तो एहसास हुआ कि जीने के जवाब अभी बाकी है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया परवेज़ अहमद याकूबी साहब। वो अच्छे अफ़साना निगार हैं, उनकी किताबें भी शाये हो चुकी हैं। ग़ालिबन कहीं ना कहीं आपको यहाँ उन्होंने तोहफ़तन भी दी है और यहाँ किताबों की दुकानों में भी नागपुर में मिलती है, उनकी किताबें शाये हो चुकी हैं। एक छोटा सा ऐलान कि बाहर पेशरफ्त का काउंटर लगा हुआ है। जो हमारे सामाईन में जो दिलचस्पी रखते हों और चाहते हों कि पेशरफ्त माहाना पेशरफ्त के ख़रीदार बन जाएं, वो बाहर आप राब्ता कायम करके उन्हें सालाना जो भी उनकी फ़ीस अदा करके उसके कस्टमर या उसके आप ख़रीदार हो सकते हैं। इदारे का तर्जुमान है माहनामा पेशरफ्त, तो आप में से जो ख्वाहिशमंद हो तो वो उसके ख़रीदार हो जाएं जी। और ये भी कि यहाँ भी जो मकाले पढ़े जा रहे हैं उनमें से भी चुनिंदा मकाले पेशरफ्त में शाये किए जाएंगे। लिहाजा हम सब के लिए बेहतर होगा कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी उसके ख़रीदार हो जाएं ताकि वो उससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। आइए, ये मैं सर की अगर इजाज़त हो सदर इजलास की, तो एक साहब का छोटा सा इस्तकबाल करना था बस, मेमेंटो देकर, अगर आप बोलें तो। नहीं है ना जी। हाँ, वो जहाँ आप तमाम रुके हुए जिस मेहमान खाने में, वो मेहमान खाना हमारे नहायत ही अज़ीज़ हमारे बुज़ुर्ग जनाब शमीम सर हैं, उन्होंने फ़राहम किया हमें रहने के लिए, उनका मकान है। मैं चाहता हूँ कि इब्राहिम शौक़ साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ और शमीम सर का इस्तकबाल करें जी। मेहमान खाना जो है वो शमीम सर की जानिब से हमें मुहैया कराया गया है और बड़े खुले दिल के साथ उन्होंने कहा कि अगर यहाँ सामान और वो भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो आपको इजाज़त है। जी, बहुत शुक्रिया जनाब। मैं परवेज़ अहमद याकूबी साहब के बाद एक और अफ़साना निगार जिनका ताल्लुक़ भी इसी शहर से है, उनका भी एक मजमुआ शाये हो चुका है। मेरी मुराद है जनाब शाहिद अजमल साहब से, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपना अफ़साना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अफसानचे का उन्वान है काली बिल्ली। अहमद भाई एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। वो रोज़ाना अपनी पुरानी साइकिल पर डिब्बों में टोस्ट और ब्रेड लाद कर गाँव से कुछ फासले पर वाक़े शहर जाते और उसे बेचकर जो कुछ आमदनी होती उसमें गुजारा करते। एक रोज़ सुबह सुबह अहमद भाई साइकिल पर टोस्ट लेकर घर से निकल ही रहे थे कि उनके सामने से एक काली बिल्ली गुजर गई। वो साइकिल से उतरकर कुछ देर सोचते रहे, फिर नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गए। चौराहे पर बैठे कुछ नौजवान ये सब देख रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद अहमद भाई अपनी साइकिल पैदल खींचते हुए ला रहे थे। उनके दोनों पैरों से खून बह रहा था, चेहरे की खराशें साफ नज़र आ रही थी। टोस्ट और ब्रेड के डिब्बे भी बेतरतीब थे। चौराहे पर बैठे नौजवान अहमद भाई की ये हालत देखकर खड़े हो गए। एक ने पूछा, अरे अहमद भाई, अभी तो आप यहाँ से अच्छे खासे गए थे, फिर अचानक आपकी ये हालत। अहमद भाई ने कहा, क्या बताऊं, असल में मेरी साइकिल के सामने से एक काली बिल्ली गुजरी थी जिसे मैंने नज़रअंदाज किया। कुछ ही फासले पर गया था कि बड़ी पुलिया पर एक ऑटो वाले ने मेरी साइकिल को टक्कर मार दी और मेरा ये हाल हो गया। उन लड़कों ने अहमद भाई के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए उनकी साइकिल और सामान के साथ उन्हें घर तक पहुंचाया। उन नौजवानों में एक लड़का बड़ा ही शरारती था। वो हमेशा किसी न किसी को अपनी मजाक का निशाना बनाने का मौका ही ढूंढता रहता था। लोगों की हंसी उड़ाना, परेशान करना उसे बहुत अच्छा लगता था। दूसरे दिन अहमद भाई हमेशा की तरह टोस्ट के डिब्बे साइकिल पर बांधकर निकले।
वो शरारती लड़का अहमद भाई के इंतज़ार में एक काली बिल्ली लेकर गली में बैठ गया। यूं ही अहमद भाई चौक पर पहुंचे, लड़के ने चुपके से उस काली बिल्ली को उनकी साइकिल के सामने छोड़ दिया। काली बिल्ली को देखकर अहमद भाई ने घबराहट में अपनी साइकिल रोक दी। कुछ देर सोचते रहे, फिर अपने घर वापस चले गए। शरीर लड़का कई दिनों तक अहमद भाई के साथ यही हरकतें करता रहा। अहमद भाई बिल्ली देखकर घर लौट जाया करते। इन हरकतों से लड़का बड़ा खुश होता, मगर जब काफ़ी दिनों से अहमद भाई घर से नहीं निकले तो लड़का बेचैन हो गया। क्या बात है, अहमद भाई दिखाई नहीं दे रहे। पता चला कि अहमद भाई धंधे पर ना जाने की वजह से कर्जदार हो गए हैं। साथ ही उस काली बिल्ली की दहशत से वो बीमार भी पड़ गए हैं। वो इसे बला समझ रहे हैं। इसकी नहुसत से छुटकारा पाने के लिए वो किसी झाड़ फूक वाले के पास गए तो उसने अहमद भाई को बताया कि उन पर किसी बदरूह का असर है। जब तक उससे छुटकारा नहीं मिलता वो यूं ही परेशान रहेंगे। इसमें उनकी मौत भी हो सकती है, पूरा इलाज कराना पड़ेगा और इसमें पैसे भी लगेंगे। अहमद भाई वैसे ही इस काली बिल्ली की वजह से दहशत में थे। अब झाड़ फूक वाले बाबा की बातें सुनकर वो बिस्तर से लग गए। इलाज के नाम पर बाबा ने अहमद से खूब पैसे ऐंठे। उन्होंने अपनी बीवी के सारे जेवरात भी बेच डाले, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तो अहमद भाई चलने फिरने के लायक भी नहीं रह गए। वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे। अहमद भाई की ये हालत देखकर शरारती लड़के को बहुत अफसोस हुआ। उसने अहमद भाई की गलतफहमी को दूर करने की ठानी। दूसरे ही दिन चौराहे पर बैठे तमाम लड़कों को अपने साथ लेकर अहमद भाई के घर गया। साथ में वो काली बिल्ली भी लेता गया। अहमद भाई इतने कमज़ोर हो चुके थे कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। शरारती लड़के ने अहमद भाई को समझाया कि आप पर किसी बदरूह का साया नहीं है। जो काली बिल्ली आपके आड़े आती थी वो बिल्ली मैं जानबूझकर छोड़ा करता था। सिर्फ आपको सताने के लिए मैं ये मजाक किया करता था। देखो यही है ना वो काली बिल्ली। अहमद भाई उस बिल्ली को देखकर चौंक गए और बोले, हाँ हाँ यही तो है वो मनहूस काली बिल्ली। क्या ये सच है? कहीं आप लोग मुझसे फिर कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं? शरारती लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ यही है वो काली बिल्ली। अहमद भाई की आंखें चमकने लगी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इसका मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ। वो जोश के साथ उठकर बैठ गए, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने अपनी बीवी को आवाज़ दी, बेगम सबके लिए चाय बनाओ, देखो अब मैं बिल्कुल अच्छा हो गया हूँ। तमाम लड़के बहुत खुश हुए। चाय पीने के बाद वो शरीर लड़का जिसका नाम आबिद था, भाइयों अहमद भाई बीमारी की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। अभी वो कुछ अरसे तक अपना कारोबार नहीं कर सकेंगे। इसके इलाज और मुआवजा के लिए भी उनको कुछ रकम दरकार होगी, इसलिए हम सब मिलकर उनकी मदद करें। आबिद एक खुशहाल घराने का लड़का था। उसने अच्छी खासी रकम देने का वादा किया। दूसरे लड़कों ने भी अपने तौर पर पैसे इकट्ठे किए और अहमद भाई को दे दिया। जब अहमद भाई सेहतमंद हुए तो लोगों ने उनको गांव में ही एक मुनासिब जगह देकर एक दुकान शुरू करवा दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ का ख़रीदार बनवा दिया। इस दुकान में रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान मिलने लगा। लोगों के ताउन और ख़ास तौर पर आबिद की तवज्जो से दुकान खूब चलने लगी। कुछ ही अरसा बाद अहमद भाई का शुमार गांव के पैसे वाले लोगों में होने लगा। वो हज करके भी आ गए और खैर से अब हाजी अहमद सेठ कहलाते हैं। दुकान के गल्ले पर गद्दी लगाए बैठे रहते हैं। वहीं दुकान के एक कोने में एक तंदुरुस्त काली बिल्ली हर आने जाने वाले को टुकुर टुकुर तकते रहती है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल साहब। बहुत अच्छा अफसाना आपने सुनाया और उसका ख़त्म भी बड़ा अच्छा रहा और उनका अंदाज़ भी बहुत अच्छा रहा। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। एक और नौजवान अफसाना निगार हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद है परवेज़ अनीस साहब से। वो भी साहिब किताब हैं, उनका भी मजमुआ शाये हो चुका है।
और वो अफ़साना निगार की हैसियत से अपनी एक अच्छी पहचान भी रखते हैं। मैं उन्हें यहाँ आवाज़ देता हूँ, यहाँ दावत देता हूँ कि वो आएँ और अफ़सानचा पेश करें। वो अफ़सानचा सुनाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो मैं उन्हें दावत देता हूँ कि अफ़सानचा सुनाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ मदऊ करने के लिए मुंतज़मीन का शुक्रिया। जनाब सदर की इजाज़त से मेरा पहला अफ़सानचा है आग। घर वालों के बार बार इसरार पर वो दूसरी शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो गैस पर खाना नहीं पकाएगी। उसके ससुराल वालों ने उसकी इस शर्त को थोड़ी आनाकानी के बाद मान लिया। शादी की पहली रात उसके बदन पर निशान देखकर शौहर ने पूछा तो उसने बताया। पहले शौहर के घर खाना बनाते वक्त आग लग गई थी। शौहर मोहब्बत से उन ज़ख्मों को सहलाने लगा। तभी उसकी नज़र शौहर के जले हुए हाथों पर पड़ी। पूछने पर शौहर ने कहा, पहली बीवी को बचाने की नाकाम कोशिश में उसके हाथ जल गए थे। मेरा दूसरा अफ़सानचा है वो दोनों। चांदनी रात में वो दोनों रेल की पटरी पर लेटे चमकते चांद को देखकर सोच रहे थे, काश उनकी ज़िंदगी भी ऐसे ही रोशन होती। लेकिन उनकी ज़िंदगी की रोशनी को हालात के अंधेरों ने निगल लिया था। अचानक उन्हें ट्रेन की सीटी सुनाई दी। नम आँखों और धड़कते दिल के साथ दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाथ मजबूती से थाम लिए। ट्रेन के गुजर जाने के बाद पटरी के एक तरफ लड़की का धड़ पड़ा था और दूसरी तरफ उसका सर, जिसके पास बैठकर लड़का अपनी बिजली पे आंसू बहा रहा था। मेरा आखिरी अफ़सानचा है दीवार। कहते हैं इस दीवार के पार एक दुनिया है जहाँ सूरज रोज़ खुशियों का उजाला लेकर आता है और चांद एक पुरसुकून नींद। मैं एक रोज़ वहाँ जाऊँगा। मैंने उस दीवार को हसरत से देखते हुए कहा। अचानक उस दीवार से कोई कूदा। मैं भागकर उस जगह पहुँचा तो देखा मेरी ही उम्र का एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ है। मैंने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। उसने आंखें खोली और मुझे हसरत से देखते हुए पूछा, क्या ये वही दुनिया है जहाँ गम का नामो निशान नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनके बाद यहाँ बुलाना चाहूँगा डॉक्टर अज़हर अबरार साहब को। वो शोबा उर्दू से वाबस्ता हैं। मैं जिस कॉलेज से हूँ वो भी उसी कॉलेज से वाबस्ता हैं और सदर शोबा हैं हमारे यहाँ सेठ केसरीमल पुरवाल कॉलेज कामटी में। आप अफ़साना निगारी पर आपकी किताबें भी शाये हो चुकी हैं। आपका एक मजमुआ शाये हो चुका है और वो उन्होंने एक मजमुआ तरतीब भी दिया है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना अफ़साना पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं असरार सर का शुक्रिया अदा करूँगा कि यहाँ मुझे अफ़साना पेश करने का मौका मिला। मेरा जो ये अफ़साना है ये मेरे मजमुए में जो अफ़साने शामिल हैं उसमें से मुझे बहुत पसंद है और मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये असर हाज़िर में जो हम देखते हैं कि कुछ चंद साल पहले जो नोटबंदी हुई थी और जो मुल्क के हालात हंगामी सूरत इख्तियार कर गए थे, उसका असर एक गदागर यानी भीख मांगने वाले पर क्या होता है, उसी पर ये अफ़साना है। भले ही वो गदागर है लेकिन मेरे अफ़साने का वो जो है मांगने वाला मटरू वो हीरो है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अफ़साना, जिसका उन्वान है काला धन। इसका उन्वान है काला धन।
अब उस बूढ़ी भिखारन को गुजरे कई बरस का अरसा बीत गया और मटरू भी भीख मांगते मांगते एक जवान भिखारी बन गया था। इस अरसे में मुल्क में कई सरकारें आईं और चली गईं। सुबह मटरू आँख मलते हुए उठा। हस्बे मामूल उसके जागने से कब्ल सारा फुटपाथ बेदार हो चुका था। पानी पूरी वाले, ख्वांचा फरोश, पॉलिश बॉय, ट्रेन में छोटे मोटे सामान बेचने वाले, सबकी चहल पहल से स्टेशन के अतराफ़ का माहौल सांस लेता हुआ महसूस होने लगा। मटरू के करीब सोए हुए उसके साथी अलग सुबह ही अपने अपने धंधों पर निकल पड़े। ये बेचारा हर दिन की तरह आज भी देर से उठा। उसे क्या मालूम था कि आज उसकी किस्मत का सितारा चमक जाएगा। वो बैसाखी के सहारे खड़ा हुआ। पास ही के एक सरकारी नल से अपना मुंह धोया, टपरी से चाय पी, नाश्ता किया और अपनी टांग को संभाले अगले चौक की जानिब रवाना हो गया। चलते चलते अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े 500 के नोट पर जाकर जैसे चिपक गई, जो गालिबन किसी के पर्स से गिर गया था। मटरू की आंखें चमक उठीं। पहले सोचा कहीं नोट नकली तो नहीं, फिर आगे पीछे देखा और चुपचाप से झुककर उसे अपनी जेब में खिसका लिया। आज उसे अपनी किस्मत पर यकीन हो रहा था। उसे एहसास हुआ गोया उसकी अपाहिज टांग में कुव्वत आ गई हो। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी 500 के नोट को हाथों में लेकर नहीं देखा था। उसकी खुशी उछल उछल कर बाहर आ रही थी। वो हवा में उड़ना चाहता था, अपनी तमाम अधूरी ख्वाहिशात की तकमील करना चाहता था। उसका दिल हवाए किले तामीर करने लगा। आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा। इन पैसों से एक हाथ गाड़ी किराए पर लेकर कोई सामान बेचूंगा। आहिस्ता आहिस्ता पैसे जमा करके अपने लिए एक घर भी ख़रीद लूँगा और अगर हालात साजगार रहे तो नूरा की बेटी से शादी भी रचाऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने लिए ढंग के कपड़े ख़रीद लूँगा। मुझे वो टक टक करने वाले जूते भी बेहद पसंद हैं और वो टोपी जो साहब लोग पहनते हैं, हाँ मुझे वो भी ख़रीदनी है। 500 के नोट में वो अपनी ज़िंदगी जी लेना चाहता था। ख्वाबों के महल बुनते बुनते मटरू उस सिग्नल तक पहुंच गया जहां रोज़ भीख मांगा करता था। उसके तमाम साथी आज भी वहां खड़े हाथ फैलाए हुए थे। मटरू ने उन पर एक हिकारत भरी नज़र डाली। अब वो ख़ुद को बड़ा आदमी जो महसूस करने लगा था। उसे वो मॉल याद आया जो सिग्नल के करीब ही था। मेरी कितनी तमन्ना थी वहाँ जाने की, लेकिन कभी जेब में इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं मॉल के गेट में दाखिल हो सकूं। मगर आज की बात ही कुछ और है। आज मेरी किस्मत का सितारा बुलंदी पर है। मैं जो चाहूँ ख़रीद सकता हूँ। किसी की क्या मजाल जो मुझे अंदर जाने से रोक सके। ये कहते हुए उसने अपने 1.5 कदम मॉल की जानिब मोड़ लिए। अभी गेट पर पहुंचा ही था कि गार्ड ने उसकी बदहैयत शक्ल शबाहत देखकर तुर्शी से पूछा, तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? भिखारियों को अंदर जाना मना है। मटरू गुस्से से तिलमिला उठा। मैं यहाँ भीख मांगने नहीं, सामान ख़रीदने आया हूँ। अपनी जेब की जानिब इशारा करते हुए कहा, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। गार्ड को मजबूरन उसे अंदर जाने की इजाज़त देनी पड़ी। अब वो मुकम्मल एतमाद के साथ मॉल के अंदर दाखिल हुआ और सारी दुनिया बाहर छूट गई। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंके ने उसका इस्तकबाल किया। उसे लगा जैसे वो जन्नत की वादियों में सैर कर रहा हो। बड़ी बड़ी दुकानें जहां दुनिया की तमाम चीज़ें सजी हुई थीं, खुशबाश, खुश लिबास और खुश बयां हूरें उसके इर्द गिर्द घूमती थीं। ये नज़ारा देखकर उसकी आंखें खैरा हो उठीं। जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक निस्वानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मटरू एकदम से चौंक पड़ा। उससे पहले कि कुछ कह पाता, सामने सफ़ेद ड्रेस में खूबसूरत नाज़नीन को खड़ा पाया। वो हैरत ज़दा हो गया। पहले तो उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया कि कोई उसे इस कदर इज्जत से मुखातिब कर रहा है। मटरू दोपहर तक मॉल में घूमता रहा। कभी किसी चीज़ को छूता तो कभी कोई शर्ट अपने जिस्म से लगाकर आईने के सामने खुद को निहारता और कभी किसी जूते में अपना पाँव डालकर इतराता।
खाने की भीनी भीनी खुशबुओं ने उसे फूड कॉर्नर की जानिब गामजन किया। सामने टेबल पर बचे हुए खाने को देखकर उससे रहा नहीं गया। सबकी नज़रें बचाकर फ़ौरन मुंह में रख लिया। इतना लजीज खाना उसने पहले कभी नहीं खाया था। उसे बड़ी हैरत हुई कि एक ही जगह इतने सारे सामान को कैसे जमा किया गया। ये सिर्फ किसी एक मखसूस सामान की दुकान नहीं है यहाँ पर, बल्कि यहाँ किराना, कपड़े, फर्नीचर, सब्जियाँ, गोश्त सभी कुछ एक ही छत के नीचे मिल सकते हैं। आज वो बड़ा खुश था। बार बार जेब में हाथ डालकर अपनी नोट को छूकर मसरूर हो रहा था। मॉल में इतने सारे इंसानों को देखकर उसने सोचा, यहाँ तो अपना धंधा खूब चलेगा। अगर मैं इन लोगों के सामने ज़रा ज़ोर से आवाज़ लगाकर भीख मांगूँ तो? फिर उसे ख्याल आया, अरे नहीं नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं अब कोई भिखारी थोड़ी ही रहा। मेरे पास 500 का नोट है। अब मैं गरीब भी नहीं हूँ, इन लोगों जैसा ही हूँ। वो चीज़ों को बड़े इन्हेमाक से देखता, कभी छूकर, कभी उन्हें आँखों ही आँखों में पसंद कर लेता। अभी तक मटरू ये फैसला नहीं कर सका था कि क्या ख़रीदा जाए। अब सूरज भी ढल चुका था और मॉल भी कुमकुमों की रोशनी में नहा रहा था। कोई कॉर्नर ऐसा नहीं था जहाँ उजाले ने दस्तक न दी हो। मटरू के लिए ये पहला वाक़या था जब उसने ज़िंदगी में बेहद मसरत महसूस की थी। वो चाहता था कि यहाँ मौजूद हर चीज़ हासिल कर ले। वो जिस बस्ती से यहाँ आया था वो इंतहाई मुफलिस थी। उसके इर्द गिर्द का माहौल बहुत गरीब था। आज वो बहुत खुश था और चाहता था कि उसकी बस्ती के गरीबों को यहाँ मौजूद सामान बांट दिया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में जिस कदर महरूमी का शिकार हैं उनको वो तमाम ऐशो आराम नसीब हो जाए। मटरू के कदम इलेक्ट्रॉनिक सामान के सेक्शन की जानिब घूम गए। यहाँ बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगे हुए थे। उसकी नज़रें टीवी पर दिखाई जा रही 500 के नोट पर टिक गईं। गौर से सुनने की कोशिश की तो बस ये समझ में आया कि 500 के नोट पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि हुकूमत का कहना है 500 का नोट काला धन है। काला धन? भला वो किस चिड़िया का नाम है? फिर जेब से अपना नोट निकाला और उसे खूब अच्छी तरह उलट पलट कर देखा। उसे कहीं से भी वो नोट काला नहीं दिखाई दिया। ये सवाल बार बार उसके जहन में कूंद रहा था। मटरू खबर को नज़रअंदाज करते हुए जूं ही आगे बढ़ा, अगले स्क्रीन पर यह ऐलान किया जा रहा था कि अब ये पुराना नोट नहीं चलेगा। ये नोट बंद हो चुका है। मुल्क में नंबर 2 के पैसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। अब सारे लोग कल से अपने अपने 500 और 1000 के नोट बैंक में जाकर जमा करवा सकते हैं। अगर किसी के पास ज़्यादा तादाद में ऐसे नोट पाए गए तो उस पर कानूनी चाराजोई की जा सकती है कि वो नोट उस शख्स के पास कहाँ से आए। मटरू घबरा गया। अभी तक जिस नोट के सहारे वो अपनी आने वाली ज़िंदगी के हसीन ख्वाब बूंद रहा था, वो पल भर में उसके लिए परेशानी का बाइस बन गया। इसी अधेड़ बुन की कैफियत के साथ वो मॉल से बिना कुछ ख़रीदे बाहर निकल आया। अब वो किसी भी तरह जल्द अज जल्द उस नोट से छुटकारा पाना चाहता था, मगर समझ नहीं पा रहा था कि नोट को खुद से कैसे अलग करे। चारों न चार उसने नोट मॉल के गेट पर फेंक दिया। नोट के ज़मीन पर गिरते ही उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी दूसरी टांग एक झटके से अलग हो गई और इस बार वो अपने आप को पूरी तरह से अपाहिज महसूस करने लगा। अब मटरू अपनी पुरानी दुनिया में वापस आया था। उसकी किस्मत का सितारा एक बार फिर मांद पड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी फहरिस्त में अगला नाम है जनाब। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना अफसाना पेश करें। जनाब मोइनुद्दीन उस्मानी साहब। जी, हमारे मेहमान हैं, जलगांव से तशरीफ़ लाए हैं। सदर मजलिस जनाब सलीम खान साहब, डाइस पे मौजूद और अफसाने से मुताल्लिक़ शख्सियात मोहतरम है जो मेरे लिए, सामाईन हज़रात, ख़वातीन हज़रात। अफसाने का उन्वान है कल्बी, छोटे काफ से, मानी कल्बी।
मानी बता देता हूँ ताकि फरमाइश में दुश्वारी ना हो। ऐसा शख्स जो मर्दुम बेजार होता है। समात फरमाइए। बरसों पहले मैंने बुज़ुर्गों से सुन रखा था कि किताब इंसानी इल्म में इजाफ़ा करती है, उसकी रहनुमाई करती है। शायद इसी बिना पर मैंने कुतुब-बिनी को अपना शार बना लिया था। मेरे दिन का बेशतर हिस्सा मुताले की नज़र हो जाया करता था। बेशुमार औरात थे जो नज़रों से गुज़रते, जिससे सुरूर मिलता, मगर कभी कभी ऐसा भी लगता कि वो नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। मैं सोचने लगता, क्या ये वर्क गर्दानी यूं ही गुज़र जाएगी? फिर ख्याल आता कि नहीं, किसी न किसी दिन कोई लफ्ज़ या जुमला ऐसा होगा जो हाथ आएगा तो मोती लुटाएगा। फिर ये ख्याल भी दस्तक देता कि मुताले के हमरा तजुर्बाकारों की रहनुमाई भी कोई चीज़ है, मगर अतराफ़ में तो कोई ऐसा न था जो इस तवील रहगुज़र का राही रहा हो। मैं सोचता रहता कि शायद मेरी तलाश ही में कमी है। ये कायनात तो बहुत वसी है, जहाँ कुदरत ने असरार के पर्दे में ख़जाना रख दिया है जो सिर्फ़ दिल की आँखों से दिखाई देता है। मैं समझ नहीं पाता कि कुदरत ने छुपा कर दिखाया है या दिखाकर छुपा दिया है। मुमकिन है किसी दिन सरे राह चलते चलते किसी से कहीं मुठभेड़ हो जाए। कभी यूँ भी होता कि किसी दिन कोई मसरूफ़ियत आ जाती तो तबीयत में अजीब तरह की बेचैनी रहती, काम में जी नहीं लगता, और अक्सर ऐसे लम्हात में घर की चारदीवारी से बाहर अनजाने सुकून की तलाश में मैं निकल जाता। मामूली पगडंडी से होकर शारे आम की पैमाइश करते हुए कभी दूर किसी सूखे दरख्त के साए तले तो कभी अंधे कुएं के चबूतरे पर बैठ जाता और सोच फिक्र के सहरा में इधर से उधर और उधर से इधर की खाक छानते रहता। रास्ते में पेड़ पौधे नाले और पहाड़ मेरी आमद पर गुनगुनाने लगते, मगर दूसरे ही पल शक शुबात और सवालात का हुजूम कभी नज़दीक आता तो कभी दूर से गुज़र जाता। जब भी मैं सवाल के किसी सिरे को पकड़ने की कोशिश करता, शक शुबात का हुजूम नज़दीक आकर शोर मचाता। शोर शराबे में मैं उन्हें गिरफ्त में लेने की सही करता तो मुझसे वो दूर चले जाते और आखिर फिर मजबूर होकर महज जायज़े पर इक्तफ़ा करने लगता। जब वक्त का पहिया पर लगाकर ऊंची उड़ान भरने लगता और परिंदों की चहचहाहट खामोशी की रिदा में पनाह लेने लगती तो मुझे एहसास होता कि अब बस्ती के हुदूद में शाम का काफ़िला दाखिल होने के दर पे है, मुझे लौट जाना चाहिए। तभी कानों में अफराद खाना की सरगोशियाँ सुनाई देने लगती। वालिद के खांसने की करी आवाज़ में मदगम वालिदा की शिकायत आमेज़ बड़बड़ाहट पुकारने लगती। बीवी के तंज़िया फ़िक्रों के दरमियान बच्चों की फरमाइशी गुजारिशात चीख कर घर की दहलीज़ की जानिब आमादा होने के लिए मुतवज्जा करती तो कदम खुद ब खुद कमरे की जानिब उठने लगते और फिर मैं कुछ ही देर में कमरा नशीनी के साथ सियाह रात की आगोश में चला जाता। उस दिन जब घूमने की गरज से बाहर निकला तो आसमान पर मतला साफ था, बारिश के आसार नहीं थे। हवाओं में अजीब तरह की फरहत थी। चंद ही कदम आगे बढ़ाए थे कि मुझे वो नज़र आ गया। वो अक्सर मुझे वहाँ अपने नहीफ व कमज़ोर बदन, जिस पर फटे पुराने कपड़े, खिचड़ी बाल जो पता नहीं कब तराशे गए थे, बैठा दिखाई देता। हालांकि उसके मामूलात में तसलसल नहीं था, कभी कभी तो हफ्तों गायब रहता। लोग बाग नीज़ अतराफ़ के बच्चे कभी इर्द गिर्द दिखाई देते तो कभी अकेला ही बैठा नज़र आता। किसी ने कुछ दिया तो खा लेता, नहीं तो बस बैठे रहना उसका मामूल था। मैंने उसे किसी से ज़्यादा बातें करते हुए भी नहीं देखा था। लोग अक्सर उससे तरह तरह के सवालात करते थे, लेकिन उसके जवाबात बहुत मुख्तसर हुआ करते थे। बहुत सारे सवालात के जवाबात तो वो खामोशी की ज़बान में महज मुस्कुराकर दे दिया करता था। मुझे हैरत उस वक्त होती जब उसकी ज़बान से बेमानी अल्फाज निकल जाया करते थे। किसी की कुछ समझ में नहीं आता था, तभी
वो ज़ेर-ए-लब मुस्कुराकर उचटती सी निगाह में पास बैठे लोगों पर तभी वो ज़ेर-ए-लब मुस्कुराकर उचटती सी निगाह पास में बैठे लोगों पर डालता था। उस रोज़ उसने मुँह ही मुँह में कुछ कहा था जो पता नहीं कैसे राह चलते हुए मेरी समाज से टकरा गया था। तुम ज़मीन वालों पर नुक्ते नुक्ते आसमान वाला, मगर मेरी समझ में ना आ सका था। मैं वहाँ से चला आया था। इस बात को अरसा गुजर गया था, मगर पता नहीं कैसे इस नाफहम जुमले की गूंज अब भी मेरे कानों में थी। मैं मौके की तलाश में था कि किसी दिन वो मुझे तन्हा नज़र आ जाए तो ज़रूर दरियाफ़्त करूँगा। इस बात को जब अरसा गुजर गया तो वो बात भी जहन से महव होने लगी। दिन गुजरते रहे, दिन रात में और रात दिन में तब्दील होते रहे। सूरज और चाँद सितारों की गर्दिश हस्बे मामूल जारी रही, मगर उस दिन जब अचानक वो मुझे तन्हा दिखाई दिया तो वो जुमला मेरी समात में लौट आया। मेरी खुशी की इंतहा न रही। आज इत्तेफाक से मौका मैसर आया है। वैसे उसके और मेरे दरमियान का फ़ासला ज़्यादा न था, बमुश्किल 2 गज़ की दूरी थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये फ़ासला भी मीलों दूरी का महसूस हो रहा था। जबकि मुस्तकिल तौर पर वो अक्सर मुझे उसी पेड़ के नीचे बैठा नज़र आता। मेरा जब भी इस रास्ते से गुज़र होता अक्सर उसकी नज़र पड़ती। बाज़ औक़ात मैं उसे गौर से देखता तो कभी कभार उचटती सी निगाह डालकर आगे बढ़ जाता। उस रोज़ भी जब मैं वहाँ से गुज़र रहा था तो पता नहीं क्यों मेरे कदम गैर इरादी तौर पर उसकी जानिब उठने लगे थे। मैं आहिस्तगी से उसकी जानिब बढ़ रहा था और वो था कि अपने ख़यालों में मुनामिक गर्दन नीची किए अपने आप से मैं हुए कलाम था। कुछ ही लम्हों के बाद मुझे ख़्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए। लोग बाग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मुझे लोगों से क्या लेना। मैंने ज़हन को झटका देकर कदम आगे बढ़ाए, मगर उसके बावजूद भी उसके इन्हमाक में कोई फ़र्क नहीं आया। कदरे तवक़्क़ुफ़ के बाद मैं सोचने लगा, लोग भी अजीब है। दुनिया व माफियात से दूर बेखबरी में जीते हैं। अब मैं उसके बहुत करीब पहुंच चुका था, इतना करीब कि उसकी धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी थी, मगर ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा था कि वो क्या कह रहा है। मुझे लगा कि रोज़ाना ज़िंदगी में बेशुमार आवाज़ें हमारे ताक़ुब में ज़हन के अतराफ़ शोर मचाती है। हम कुछ सुन पाते और कुछ नहीं। इसके बावजूद भी आवाज़ें कुछ न कुछ कह जाती है। जो आवाज़ें समाज से टकरा कर ज़हन को दस्तक देती है, हम तो इन आवाज़ों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। जो समाज से परे रह जाए उनके बारे में गौर करना तो गोया फजूल है। मैं सोचने लगा कि आया मुझे उससे बात करनी चाहिए। फिर गैर इरादी तौर पर करीब जाकर मैंने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। उसने गर्दन उठा के मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया और नहायत आहिस्तगी से कहा, ये कह गया, ग़िज़ा के साथ तहफ़्फ़ुज़ के एहसास ने इंसान को जानवर बना दिया है। और फिर पता नहीं क्यों उसने खामोशी इख्तियार कर ली और यूँ बैठा रहा जैसे यहाँ रह होकर भी ना हो। बहुत देर तक जब कुछ न बोला और इंतज़ार के लम्हा तूल पकड़ने लगे तो मैं वहाँ से लौट आया। घर आकर उसके जुमले पर गौर करने लगा। थोड़ी देर में ये उगदा खुला कि वाकई हमारी तमाम तगदो तो इन्हीं बातों के दरमियान है। सुबह से शाम तक खाने के लिए कमाना और फिर कमाने के लिए खाना और अपनी और अहलो अयाल की अपने ही तरह के इंसानों से हिफाजत करना। मगर ये काम तो जानवर भी अंजाम देते हैं। सुबह से शाम तक ग़िज़ा की तलाश में सरगर्दा रहते हैं, ख़ुद की जान बचाते हैं और आखिर एक दिन उसी जिद्दोजहद में फौत हो जाते हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दोनों में फ़र्क करना मुश्किल हो गया था। एक जंगल में तो दूसरा घर में रहता है। शायद इसीलिए उसे समाजी जानवर कहा जाता था। मैं ख़यालात की इसी उधेड़बुन में था कि अचानक खिड़की के रास्ते नींद की परियां कमरे में दाखिल हो गई और मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे अपने साथ आसमानों की सैर के लिए ले उड़ी। मैं फ़िज़ा में घूमता रहा, कभी मशरिक़ कभी मगरिब की तरफ गोते लगाता रहा।
जब चारों सिमतों की सैर हो गई तो आसमान में मौजूद सूरज ने रुपहली किरण की रोशनी में मुझे देखा। मैं हड़बड़ा के उठ बैठा, बगैर कुछ खाए पिए लबे सड़क निकल पड़ा और चलते चलते फिर वहीं पहुंच गया। वो अब भी उसी तरह बैठा था, मानो मेरा ही इंतज़ार कर रहा हो। मुझे नहीं मालूम, मुझे देखते ही किस तरह उसकी आवाज़ में शिद्दत आ गई और कहने लगा, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे इंसान बनने की कलीद मिल गई है। गैर इरादी तौर पर मेरी आवाज़ कमरे से बाहर चली गई तो देखा मैं तो अपने ही कमरे में हूँ, जहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरे सिवा कोई भी नहीं है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब मोइनुद्दीन उस्मानी साहब, बहुत अच्छा अफसाना आपने सुनाया और अंदाज़ भी बहुत अच्छा था। ज़ाहिर है उन्हें तजुर्बा है और इसी तरीके से तजुर्बेकार लोग अपनी बातों को कहते हैं। मेरी फहरिस्त में आखिरी नाम अफसाना निगार की हैसियत से है जनाब वकील नजीब साहब का। वकील नजीब साहब इस शहर, इस मुल्क के और तमाम उर्दू दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। आप अफसाना, नावल, सफ़रनामे, मज़ामीन इन तमाम इसनाफ से वाबस्ता हैं और उनकी तो किताबें तकरीबन 49-50 किताबें हैं जो कि अलग अलग मौज़ूआत पर शाये हो चुकी हैं। आइए मैं उन्हें माइक पर आने की दावत देता हूं कि वो आएँ और अपना अफसाना हमारे लिए पेश करें। जनाब वकील नजीब साहब नागपुर से तशरीफ़ लाए हैं। जनाब वकील नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकील नजीब, हालांकि मुख्तसर तारुफ जनाब असरार अहमद साहब ने यहाँ पेश किया। इस्लामिया जूनियर कॉलेज का साबिक प्रिंसिपल हूँ और अब तक मेरी 35-36 किताबें शाये हो चुकी हैं और मेरे एक नावल मसीहा पर मुझे साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला है और महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी ने 2016 में मुझे वली दकनी अवार्ड से भी नवाजा है और दीगर एकेडमी से भी मुझे काफ़ी अवार्ड और एजाज़ मिल चुके हैं। आज एक अफसाना निगार की हैसियत से मैं आपके सामने पेश हो रहा हूँ। हालांकि मैं बुनियादी तौर पर एक नावल निगार हूँ। मेरे अब तक बच्चों के अदब पर 18 नावल शाये हो चुके हैं और बड़ों के लिए भी 3 नावल मेरे शाये हो चुके हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मज़ामीन और अफसाने और अफसानचे लिखता रहता हूँ और यहाँ मैं आपके सामने अफसाना निगार की हैसियत से हाज़िर हो रहा हूँ। सबसे पहले मैं जनाब सदर की इजाज़त से और जो मेरे रुफ़क़ा यहाँ बैठे हुए हैं और सामने जो सामीन हैं, मैं 2-3 अफसानचे आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उसके बाद एक तवील अफसाना मैं आपके सामने पेश करूँगा। मेरे पहले अफसानचे का उन्वान है भरोसा। ये अफसानचा ये एक ऐसी सिन्फ है कि इसको अपने ख़यालात को मुख्तसर कम से कम लफ्ज़ों में ऐसा बयान किया जाए कि नुक्ता उरूज पर पहुंचने के बाद सामीन यानी सोचने पर मजबूर हो जाए कि हाँ अफसाना निगार ने कोई बेहतरीन बात कही है। तो ये दो सतरों का एक अफसानचा है, इसका नाम है भरोसा। मैं इस अफसानचे को पढ़ूँगा तो आप समझ जाएंगे कि ये किस ताल्लुक़ से अफसानचा लिखा गया है। भतीजा अपने चचा से कहता है, चचा जान, आपने मेरे मरहूम वालिद की जायदाद से मुझे पूरा हिस्सा नहीं दिया तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में खींचूँगा। चचा उसकी तरफ देखकर कहता है, अरे बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को देखकर भी तुम्हारा भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर कायम है, हैरत है। अब ये कश्मीर के पस मंज़र में एक अफसानचा है, इसका उन्वान है आगे कुआं पीछे खाई। आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कश्मीर के अंदर बरसों बरस से क्या हालात चल रहे हैं और पिछले 10 बरस से जो हालात हैं वो काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। अभी दुनिया की जितने भी ममालिक है, हम देखते हैं कि उनकी फ़ौजें जो है
वो सरहदों पर खड़ी रहती है और अपने मुल्क की हिफाजत करती है। लेकिन यहाँ कश्मीर में हम एक अजीबोगरीब चीज़ देख रहे हैं कि सरहदों पर और शहर के अंदर पुलिस के जवान तो गश्त कर ही रहे हैं, लेकिन पिछले चंद सालों से ये हो रहा है कि वहाँ पर वहाँ की हुकूमत के जो पुलिस वाले हैं जो यकीनी तौर पर मुसलमान होते हैं, उनको भी आगे किया जाता है हथियार देकर। तो उसी चीज़ को मैंने इस अफसानचे में पेश करने की कोशिश की है। इसका उन्वान है आगे कुआं पीछे खाई। पुलिस के सिपाही ने पुलिस कमिश्नर को अपना इस्तीफ़ा पेश किया तो पुलिस कमिश्नर ने मुझसे कहा, दाऊद खां, तुम्हारी 15 साल की मुलाजमत हो चुकी है और तुम अब मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे रहे हो। दाऊद खान ने कहा, साहब मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, मुझे उनके फ़राइज़ पूरे करने हैं, मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हें मौत का अंदेशा क्यों है? साहब आजकल हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, हमारे सामने दहशतगर्द होते हैं और पीछे फ़ौज के सिपाही, दोनों के हाथों में ख़तरनाक जदीद किस्म के हथियार। आगे बढ़ते हैं तो दहशतगर्दों के हाथों मारे जाते हैं, पीछे मुड़ते हैं तो फ़ौजियों की गोलियों से भून दिए जाते हैं। नहीं साहब, मैं मरना नहीं चाहता, आप मेरा इस्तीफ़ा मंजूर कर लीजिए। कमिश्नर ने दाऊद खां की बात सुनी, मायूसी से उसके मायूस चेहरे की तरफ देखा और उसके इस्तीफ़े नामे पर लिख दिया, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड, यानी इस्तीफ़ा मंजूर किया गया। तावील, ये तीसरा अफसानचा है, ये भी चंद सत्रों का है। कोर्ट से निकलने के बाद मुजरिम ने वकील से कहा, वकील साहब, मैंने 40 बच्चे बच्चियों को कत्ल करके उनके मुर्दा जिस्मों के साथ गलत काम किया, उनकी लाशें झाड़ियों गंदे नालों में फेंक दी, फिर भी जज साहब ने मुझे फांसी की सज़ा नहीं दी। वकील साहब ने कहा, इसलिए कि खुशकिस्मती से तो मुसलमान नहीं हो। ये एक मेरा 2-2.5 पेज का एक अफसाना है, ये मेरा पसंदीदा अफसाना है। इसका उन्वान है हादसा। इसके अंदर मैंने ज़िंदगी और मोहब्बत के फ़लसफ़े को पेश किया है। हादसा। सेहतयाब होकर जब वो अस्पताल से निकला तो उसे अपनी ज़िंदगी बेमकसद और बेमानी नज़र आई और वो बेमकसद बेमानी चीज़ों को मिटा देने का कायल था, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी को भी मिटा देने का फ़ैसला किया। अस्पताल से निकलकर वो सीधा उस बावड़ी की तरफ चल दिया जो बिल्कुल वीरान और गैर आबाद इलाके में थी। मरने वालों के लिए वो एक पुरसुकून जगह थी। सुबह का वक्त था, ज़िंदगी अपनी तमाम तर रानाइयों और रौनकों के साथ रवां दवां थी, लेकिन अब ये तमाम चीज़ें उसकी नज़र में हक़ीर लग रही थी। वो उनसे नज़र बचाता हुआ तेज़ी से कदमों को बढ़ाता हुआ चला जा रहा था कि दफ़तन उसके दिमाग में हादसे का मंज़र घूम गया। वो अपनी बीवी और वालदा के साथ ऑटो रिक्शा से कामटी जा रहा था कि अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसके ऑटो रिक्शा को ठोस मारी। झटका इतना शदीद था कि रिक्शा तिनके की तरह उड़कर सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरा। चोट लगने से वो बेहोश हो गया। 3 दिनों की बेहोशी के बाद जब वो होश में आया तो मालूम हुआ कि उसकी बीवी और वालदा दोनों ही इस हादसे में मारे गए। ड्राइवर बुरी तरह ज़ख्मी हुआ, खुद उसे भी काफ़ी चोटें आई थी। 15 दिनों तक अस्पताल में पड़ा रहा और अपनी ज़िंदगी के बच जाने का अफसोस करता रहा। उसकी ज़िंदगी पर उसकी माँ के हज़ारों एहसानात थे। दुनिया भर के मसाइब उठाकर उसने उसकी तालीम मुकम्मल करवाई, उसे पैरों पर खड़े रहने के काबिल बनाया। वो अक्सर सोचता कि अगर वो अपनी खाल के जूते सिलवा कर भी अपनी माँ को पहनाता तो शायद उसके एहसानात से दस्तबरदार न हो पाता। ऐसी मुशफ़िक़ और ऐसी अजीम हस्ती की मौत के बाद ज़िंदा रहने में उसके लिए कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रह गई थी। फिर ख़ुद उसकी नेक बीवी मुलाजिमत मिलने के बाद उसने उसे देखा, पसंद किया, दोनों एक दूसरे के करीब आए और दीवानगी की हद तक दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। शायद अगर वो उसे न मिलती तो वो उम्र भर कुंवारा ही रह जाता। उसकी
उसकी माँ की कोशिशों से दोनों की शादी हो गई और उसे यूँ लगा कि ये दुनिया जन्नत है और उसकी जन्नत में वो, उसकी वालदा और उसकी बीवी सिर्फ 3 अफराद बसते थे। लेकिन इस जन्नत से वो ज़्यादा दिनों तक लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सका। शायद किसी की नज़र बद उसे लग गई और शादी के सिर्फ 6 महीने बाद वो हादसा हुआ और उसकी सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई। अब उसकी ज़िंदगी किसके लिए थी? कौन था दुनिया में वो जिसके लिए ज़िंदा रहता? यही सब सोचता हुआ उस मकाम तक पहुंच गया जहां उसने अपनी मौत, जिसे उसने अपनी मौत के लिए मुंतखब किया था। उस गहरे कुएं के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि चंद लोग इज़्तिरारी अंदाज में उस कुएं में झांक रहे थे। वो करीब पहुंचा तो एक शख्स ने कहा, एक नौजवान कुएं में कूद पड़ा है, उसे बचाओ, हमें तैरना नहीं आता। उसने कुएं में झांका, कोई हाथ पांव मारता नज़र आया। वो तेज़ी से कुएं में कूद पड़ा। डूबते हुए नौजवान को हाथों में उठाए तैरता रहा। ऊपर मौजूद लोगों ने अंदर रस्सी डाली और नौजवान की कमर के गिर्द बांध दी। ऊपर के लोगों ने उसे खींच लिया। उसी रस्सी के सहारे वो भी ऊपर पहुंच गया। नौजवान खौफज़दा और सहमा हुआ ज़मीन पर बैठा हुआ था। मुकम्मल होशो हवास में था। वो जैसे ही बाहर आया, तेज़ी से नौजवान उसके करीब पहुंचा और कहा, नालायक, ज़िंदगी जैसी कीमती चीज़ को यूं गंवाता है? क्यों खुदकुशी करने की कोशिश की? क्या गम है तुझे कि तू मरना चाहता है? बोल, क्यों वक्त से पहले मरना चाहता है तू? नौजवान सिसकने लगा। फिर रिक्कत आमेज़ लहजे में कहा, मैंने जिससे जी जान से मोहब्बत की उसने मेरे साथ दगा की, इसलिए मैंने मरने की कोशिश की। उसने नौजवान को समझाते हुए कहा, एक मामूली सी चीज़ के लिए अपनी जान देना ठीक नहीं है। मोहब्बत तो आर्जी और वक्ती जज्बा है जो एक लम्हे में पैदा होता है और दूसरे लम्हे फना हो जाता है। ऐसी मामूली जज्बे के लिए जान देना हिमाकत है और ज़िंदगी बड़ी कीमती शय है। हाँ, मैं जान चुका हूँ कि ज़िंदगी बड़ी कीमती शय है और मौत से ज़्यादा भयानक और खौफनाक चीज़ कोई नहीं। आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। इतना कहकर नौजवान वहाँ से आगे चला गया। फिर वो वहाँ मौजूद लोगों की तरफ मुड़ा और कहा, हाँ, आप लोग इस वीराने में क्या कर रहे हैं? एक ने कहा, हम इस जगह पिकनिक मनाने आए थे कि नौजवान को बावड़ी में कूदते हुए देखा। अच्छा हुआ आप आ गए, उसकी जान बच गई। उसने पूछा, क्या तुम में से किसी को तैरना नहीं आता? हर एक ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर उसने कहा, अगर मैं पानी में डूब गया तो मुझे कौन बचाएगा? उनमें से एक ने कहा, लेकिन साहब, आप पानी में क्यों डूबेंगे? आप तो तैरना जानते हैं। क्या तैरने वाले पानी में नहीं डूब सकते? डूब तो सकते हैं, लेकिन आप क्यों डूबेंगे? आप तो डूबने वालों को बचाते हैं। आप ज़िंदगी की कदर व कीमत जानते हैं, आप भला क्यों डूबेंगे? उसने कहा, हाँ, मैंने ज़िंदगी की कदर व कीमत जान ली है, इसीलिए तो मैं डूबना चाहता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। इतना कहकर वो उठा, कुएं के करीब आया और उसमें झांक कर देखा और उसने कुएं में छलांग लगा दी। एक छोटी सी कहानी और जनाब सदर की इजाज़त हो तो पेश करूं। आखिरी इसका उन्वान है बहुत देर की। मुशायरा अपने शबाब पर था। 9 मश्क और नीम कोहना मश्क शोरा पढ़कर बैठ चुके थे। कोहना मश्क शोरा की गज़ल ख़वानी का सिलसिला जारी था। इसके बाद असातिज़ा की बारी थी। तभी मुशायरा गाह में शऊर आगाही साहब बड़ी उजलत में दाखिल हुए और सामीन और शोरा की निगाहें उनकी तरफ उठ गई। शोरा के दरमियान जगह बनाकर वो बैठ गए। माइक पर मौजूद शायर जब अपना कलाम पढ़कर बैठे तो नाज़िम मुशायरा ने माइक संभाला और शायर पढ़ कर गए थे उनकी गज़ल गोई की तारीफ़ की और फिर कहा, मसर्रत इस बात की है कि हमारा ये सेम तरही मुशायरा इंतहाई कामयाबी और नज़्म ज़ब्त के साथ तिश्नगाने शेर व अदब की प्यास बुझा रहा है। लेकिन मुझे ये देखकर सख्त हैरत हुई कि आज इस बज़्म में हमेशा वक्त पर आने वाले एक शायर जनाब शऊर आगाही साहब आज बहुत ताख़ीर से आए। तरतीब के लिहाज से उनका नंबर जा चुका है। अगर इस वक्त उन्हें यहाँ बुलवा कर गज़ल ख़वानी की दावत दूँ तो तक़दीम व ताख़ीर की रवायत मजरू होगी और कुछ सीनियर शोरा को एतराज़ भी हो सकता है।
खैर हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमारी महफ़िल में शरीक तो हुए। मुझे यकीन है कि उन्होंने तरह गज़ल भी कही होगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि आवाज़ नहीं दे सकता कि इससे गलत किस्म की रिवायत पड़ जाने का अंदेशा है। और अब मैं उसी वक्त नाज़िम मुशायरा के सिलसिले कलाम को मुनक़ता करती हुई सदर मुशायरा की आवाज़ आई, अरे भाई शऊर साहब इस बज़्म के ख़ास रुकन हैं, हमेशा वक्त पर आते रहे हैं और शायरों के लिए चटाइयाँ तक उन्होंने बिछाई हैं। हो सकता है किसी मजबूरी से आज ताख़ीर हो गई है, और मैं भी जानता हूँ कि मुसलसल 15 दिनों की मेहनत शाक़ा से उन्होंने तरह कलाम भी तख्लीक़ किया है। लिहाजा नाज़िम मुशायरा से मेरी दरख्वास्त है कि उन्हें कलाम सुनाने का मौका दिया जाए। सदर मुशायरा की तायीद में कुछ और आवाज़ें बुलंद हुई और इस तरह शऊर आगाही साहब को अपना कलाम सुनाने के लिए आवाज़ दी गई। शऊर आगाही साहब ने माइक संभालते ही कहा, मैं सदर मुशायरा और नाज़िम मुशायरा का शुक्रगुज़ार हूँ कि काफ़ी ताख़ीर से आने के बावजूद मुझे ये अपनी तरह गज़ल पेश करने का मौका दिया गया। मुआज़रत ख़्वाह हूँ कि आज खिलाफ़ मामूल मैं बेहद ताख़ीर से पहुँचा, क्योंकि जब मैं मुशायरे में आने की तैयारी कर रहा था कि अचानक मेरे बच्चे की तबीयत बेहद ख़राब हो गई। उसे बर वक्त अस्पताल में दाखिल करना पड़ा, और चूँकि मेरा इस बज़्म में शरीक होना भी ज़रूरी था, लिहाजा वहाँ से दौड़ता भागता यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। मुंतज़िमीन का करम है कि मुझे पढ़ने का मौका इनायत किया गया, हालांकि मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ वो मेरा मकाम नहीं है। फिर उन्होंने बड़ी ख़ुद एतमादी के साथ अपनी गज़ल सुनाई और ख़िलाफ़ मामूल आज उनके कलाम की बहुत ज़्यादा पजीराई हुई। वाह वाह, बहुत खूब के शोर से पूरा हाल गूंज उठा। जब उन्होंने गज़ल ख़त्म की तो खुशी से उनका दिल बजलियों उछल रहा था। आज जैसी शानदार और बेमिसाल कामयाबी उन्हें कभी और किसी मुशायरे में हासिल नहीं हुई थी। पानीपत की जंग जीतकर शायद बाबा को भी इतनी खुशी न हुई होगी जितनी उन्हें इस मुशायरे में अपनी गज़ल सुनाकर हो रही थी। उनके बैठते ही नाज़िम मुशायरा उनकी तरन्नुम रेज़ और पुरअसर शेर गोई की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के गुलाबे मिलाने लगे। उसी वक्त बदहवासी के आलम में एक लड़का मुशायरा गाह में दाखिल हुआ और दौड़ता हुआ शऊर आगाही साहब के पास पहुंचा और उनसे कहा, मामू जान जल्दी अस्पताल चलिए, मुमानी चीख चीख कर रो रही है। डॉक्टर साहब ने उनसे कह दिया है कि आपसे उन्होंने जो इंजेक्शन मंगवाए थे वो वक्त पर न मिलने की वजह से गुड्डू को इंतकाल हो गया है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब वकील नजीब साहब। तमाम ही तख्लीक़ात उनकी लाजवाब थी। आपने बहुत अच्छी अफसानचे, फिर अफसाना और फिर एक कहानी, हम तमाम की जानिब से वकील नजीब साहब को मुबारकबाद और हम उनके शुक्रगुज़ार भी हैं कि उन्होंने अपनी तख्लीक़ात से हमें नवाजा। आइए अब सदारती ख़िताब का वक्त है और मैं नहायत अदब और एहतराम के साथ जनाब डॉक्टर सलीम खां साहब को यहाँ आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ। वो इस इजलास की सदारत फरमा रहे हैं। वो इन तमाम ही अफसाना निगारों की तख्लीक़ात पर अपनी राय का इजहार भी करेंगे और अपने कलमात से भी हमें नवाजेंगे। जनाब डॉक्टर सलीम खां साहब जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं तनकीद वनकीद तो बहुत करता हूँ, लेकिन अदबी तनकीद नहीं करता, गैर अदबी करता हूँ। तो इसलिए आप मेरी पोजीशन को इस तरह से समझें कि बहुत सारे सामीन सामने बैठे हैं और उनमें से एक सामे स्टेज पे भी बैठा है और हर एक सामे के अपने अपने तासुरात हैं। तो वो सब लोग तो अपने तासुरात का इजहार नहीं कर सकते, लेकिन एक को इसका मौका दिया गया है कि वो अपने तासुरात का इजहार करे। और मैं अपने क़ारीन के तासुरात को सीरियस नहीं लेता, इसलिए मेरी तमाम अफसाना निगारों से ये गुजारिश है कि वो मेरे तासुरात को भी सीरियस ना लें। पहला जो अफसाना था परवेज़ साहब का,
वो बिल्कुल इस कॉन्फ्रेंस के मरकज़ी मौजू उर्दू अदब और असरी मसाइल से बिल्कुल हम आहंग था। और उसकी शुरुआत मुझको बहुत पसंद आई, थाली और ताली वाली बात। अफसाना ऐसे ही शुरू होना चाहिए कि बस कारी को अपनी गिरफ्त में ले ले। अब इस अफसाने के बारे में जो मेरा तासुर है, एक आम सामे का तासुर मैं बता रहा हूँ। वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी शेर का पहला मिसरा बहुत ऊपर चला जाता है और दूसरा उसका साथ नहीं दे पाता है। तो ये अफसाने के साथ मुझको ऐसा लगा कि इंटरवल के बाद ये बैठ गया। तो उसके अंदर मतलब वो ले जाके उसने पहुंचा दिया। या तो कहानी वहाँ ख़त्म हो जाती, उस मरीज़ा को उसकी भाभी ने उसको भगा दिया और पहुंचा दिया, और मुसलमानी हिसाब से पहुंचाने वाला मुसलमान, भगाने वाली हिंदू, सब कुछ बराबर सेटिंग अपना फर्स्ट क्लास। हालांकि मैं इसका कायल नहीं हूँ, दोनों समाज में अच्छे बुरे लोगों को दिखाना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये मेरी मतलब उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं समझता हूँ कहानी नहीं थी, मुझको ऐसा लगा। हो सकता है मेरी सोच गलत हो। अब आप मुझको बोलोगे अच्छा सलीम तुम क्या करते, तो मैं ये कहूँगा कि मैं ये करता कि मोहल्ले वालों को पता चला, पास पड़ोस वालों को, कि उसने अपनी भाभी को भगा दिया और उन्होंने उसको आड़ दिलाई कि देखो तुम कैसी हो, अपनी भाभी को भगा देती है, और वो मुसलमान देखो ले जाके उसने दवाखाने में उसका इलाज शुरू करा दिया। तो वो जाती है और जाके पुलिस स्टेशन में लव जिहाद की कंप्लेन कर देती है। तो मतलब ये कि कोई ऐसा ट्विस्ट आ जाता कि लोगों को याद रहता कि हाँ भाई कोई कहानी सुनी है। बहरहाल आप अगर सोचेंगे तो इससे अच्छा क्लाइमैक्स उसका हो सकता है। शाहिद अजमल साहब की कहानी काली बिल्ली, उसका बयान, ज़बान और उनकी पेशकश बहुत उम्दा थी माशाल्लाह। लेकिन मुझको ऐसा लगा कि वो उसमें मुबालगा बहुत, ऐसा महसूस किया मैंने। काली बिल्ली है तो उसके लिए आदमी कितना, और फिर जब मंजर बदले तो फिर कितना, तो इतना नहीं होता। तो मुझको ऐसा लगता है कि कहानी को मतलब अफसाना तो अफसाना होता है, लेकिन इतना भी अफसाना नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत हकीकत भी होना चाहिए उसके अंदर। लेकिन उसका जो क्लाइमैक्स है ना, वो टुकुर टुकुर, वो एकदम हम लोग बम्बई की ज़बान में बोलते हैं पैसा वसूल। तो आप समझो कि बम्बई से कामटी आना और कामटी से वापस आने को वो टुकुर टुकुर ने जो है वो वसूल कर दिया। परवेज़ साहब का जो अफसानचा था, वो मतलब अफसानचा क्या होता है? अफसानचा यानी मेरे जैसे अनपढ़ आदमी बोलता है अफसाने का बच्चा। तो बिल्कुल एक मासूम बच्चा, बहुत खूबसूरत अफसानचा था, मुझको बहुत पसंद आया। उनकी कहानी, और उसमें देखिए उस अफसानचे के बारे में एक तो आप एक लफ्ज़ से तजस्सुस पैदा कर देते हैं। आदमी कहानी पढ़ता क्यों है, सुनता क्यों है? आम तौर से पढ़ता है, शायरी जितना पढ़ता है उससे ज़्यादा सुनता है, लेकिन अफसाने जितना पढ़ता है उससे बहुत कम सुनता है। तो शुरू में एक आध लफ्ज़
ऐसा होता है जो कि कारी को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। मैं गैस पे खाना नहीं बनाऊंगी। अब ये एक नॉर्मल चीज़ है कि भाई हर कोई गैस पे खाना बनाता है, और एक औरत जो है ये शर्त रख देती है कि साहब मैं गैस पे खाना नहीं बनाऊंगी। तो अब कारी के लिए वो अफसाना पढ़ना ज़रूरी है कि यार ये क्यों नहीं खाना बनाना चाहती। तो अगर कोई ऐसी चीज़ ना हो तो कारी पढ़ता नहीं है दोस्तों। और उसका क्लाइमेक्स भी अच्छा था, मतलब वो हाथ का निशान के भाई बीवी, मतलब बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी। आगे का हिस्सा उस पर अप्लाई नहीं होता है लेकिन दीवार जो अफसाना सुनाया आपने वो भी अच्छा था। मतलब ये कि दूर के ढोल सुहाने, दीवार के उस तरफ वाले भी उसी कैफियत में मुब्तला हैं जो दीवार के इस तरफ वाले। अजहर अबरार साहब की जो कहानी थी काला धन, देखिए आपके किरदार और आपके उन किरदारों के नाम, अब अफसाना निगार तो आज़ाद है, अपने किरदार का जो चाहे नाम रखे। अब अगर अजहर साहब उसका नाम रख देते मोइनुद्दीन तो बहुत बड़ा मसला हो जाता, लेकिन उन्होंने उसका नाम रख दिया मटरू, तो वो मटरू ने तो आधा काम कर दिया। तो ये बहुत अहम होता है। आपके यहाँ मंजर कशी ऐसी थी कि आप उनके साथ, मतलब मटरू के साथ, कभी गली में हैं, कभी सड़क पे हैं, कभी आप मॉल के अंदर हैं, तो वो बहुत अच्छा बरजस्तगी थी उसके अंदर, अच्छा लग रहा था। उसके अंदर जो एक ट्विस्ट आया था बीच में कि वो चुरा के खा लेता है, उसकी ख्वाहिश एकदम से होती है कि मैं आवाज़ दे के भीख मांगना शुरू कर दूँ। मैं समझता हूँ वो क्लाइमेक्स है। लेकिन वो कहानी आगे बढ़ जाती है, और कहानी आगे बढ़ने के बाद जहाँ ख़त्म होती है वहाँ कोई क्लाइमेक्स ही नहीं है। तो ये कहानी इतनी खूबसूरत कहानी है, लेकिन मुझ जैसे कारी के लिए इसके अंदर क्लाइमेक्स मिसिंग है। अब इसका खालिक हम जैसे लोगों को मुतमईन करने के लिए क्या कर सकता है, ये अबरार साहब के ऊपर है, कोई उनको डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन वो खुद जो है वो कुछ कर सकते हैं। रेहान कौसर साहब की जो कहानी थी, अधूरी कहानी, तो उन्होंने एक सनफ़ेजात की है 100 लफ्ज़ों की कहानी। अब उनको एक सनफ़ेजात करनी चाहिए 2 जुमलों की कहानी, इसलिए कि वो 2 जुमलों में ख़त्म हो गई, और वो कमाल का जुमला है, बल्कि वो 2 जुमला जो है वो एक जुमले से छोटा है कि तुमको अयोध्या के बाद भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। ख़त्म हो गई कहानी, फिनिश। तो ये जो है वो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई समंदर को आप कूज़े में जमा कर सकते हैं, तो उसका एक नमूना रेहान साहब ने अपनी उस कहानी में पेश किया। नोटबंदी वाली कहानी गालिबन मैंने पढ़ी है आपकी, शायद बस में अफसाना, तो मुझको याद आ रहा था वो कि अब क्या होने वाला है। लेकिन आप ये देखें कि ये जो असरी मसाइल की हम बात करते हैं, तो ये असरी मसाइल एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मदगम जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक आता है तो वो दूसरे को जन्म देता है, तीसरे को जन्म देता है, और फिर एक ऐसा जाल बन जाता है जिसके अंदर इंसान फंस जाता है, उसकी समझ में नहीं आता।
तो वो मसला तो नोटबंदी की वजह से किस तरह से वो जो मर्द का मरकज़ी किरदार है वो उसमें घिर जाता है, और फिर उसको जिस तरह से उन्होंने वो पत्थर के उबालने से जोड़ा। कहीं ये नहीं कहा गया कि भाई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ऐसा था वैसा था, कुछ, लेकिन इशारा और कनाया ऐसा कि बिल्कुल कारी या सामे वहाँ जा कर के पहुँच जाता है। तो ये असल में फ़नकार का कमाल होता है कि वो इशारे कनाए में अपने कारी को या अपने सामे को वहाँ ले जाता है जहाँ के वो उसको ले जाना चाहता है, और यही कहानी है। मोइनुद्दीन उस्मानी साहब को मैं 40 साल से जाता हूँ, 40 साल काफ़ी, और उस वक्त भी वो अफ़साने लिखते थे। हालांकि मैंने उस वक्त कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अफ़साना या कुछ लिखने पढ़ने का काम करूँगा। इतने अरसे तक लिखने के बाद जो महारत किसी भी फ़नकार में आ जाती है या आ जानी चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह मोइनुद्दीन उस्मानी साहब के अंदर कूट कर समाई हुई है, और उसका एतराफ़ भी पूरी अदबी दुनिया में। एक जुमला मैं रेहान कौसर साहब के बारे में कहना चाहता था, वो मिस हो गया, जहन से उतर गया। असरार साहब ने कहा कि वो मकाम हासिल कर रहे हैं, तो मेरा उससे इख्तिलाफ़ है, कर चुके हैं। अब ये है कि वो चूँकि दोनों साथ साथ दोस्त हैं तो वो कह सकते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल तो मैं मोइनुद्दीन उस्मानी साहब के बारे में कह रहा था। देखिए, कहानी हम लोग सब लोग लिखते हैं, और कहानी की रूह मैं ऐसा समझता हूँ कि वो माजरा है, यानी कि कहानी में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर आप कहानी पढ़ें और कहानी सुने और कुछ ना हो, तो मैं समझता हूँ कि वो कहानी नहीं होती। और कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो नॉर्मल से, मामूल से मुख्तलिफ हो, तो कहानी होती है। और बिल्कुल मामूल के मुताबिक हो जाए तो फिर भी कहानी नहीं होती। तो ये तो साहब रवायती कहानी की बात हो गई, लेकिन कुछ लोग जो है वो इसके बग़ैर भी एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं। आप ये बताइए कि इस कहानी में क्या हुआ। बहुत मुश्किल है इंसान की दाखिली कशमकश को बयान करना। एक नफ्सियाती जो डिस्कोर्स होता है, नफ्सियाती जो बयानिया है, पहली बात तो ये कि वो उस नफ्सियाती बयानिया को महसूस करना, उसको कलमबंद करना, उसको पेश करना, और अपने कारी को या सामे को उसमें शामिल कर लेना, ये निहायत मुश्किल काम है। यानी आप उसको कुछ नहीं बता रहे कि कुछ नहीं हो रहा है, उसके बावजूद वो आपको सुन रहा है, उसके बावजूद उसकी तवज्जो नहीं हटती है, उसके बावजूद वो ये नहीं सोचता है कि ये कहानी ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। तो ये तो कमाल है साहब। यानी आप समझें कि ये कहानी में क्या है। उन्होंने बहुत मुश्किल नाम रखा, हालांकि मुझ जैसा अनपढ़ आदमी उसका नाम रखता मैं और वो। तो एक दो लोगों की कहानी है, एक खुद मैं है और दूसरा वो है, और वो मैं कौन है वो भी नहीं मालूम, और वो कौन है वो भी नहीं मालूम। और इसमें कम्प्लीटली आप ये समझ लें पूरी तरह से माजरा मिसिंग है। इसके बावजूद ये एक कामयाब कहानी है
ये ख़ुद कलामी की कहानी, ख़ुद आगही की कहानी, ख़ुद शनासी की कहानी, जिसमें इंसान जो है वो ख़ुद अपने आप को तलाश करता है, ख़ुद अपने आप को दरियाफ्त करता है। ये कहानी असल में लोग नहीं समझते, मुझ जैसे लोग। उसका जो आखिरी हिस्सा है उसमें ये भी हो सकता था कि वो जो है, जो मरकज़ी किरदार है वो उससे बात करता है और वो बातें वो जो दूसरा किरदार है मजनून टाइप का वो उसको बता देता है, लेकिन फिर वो कहानी नहीं होती। उसका खुद उन सवालात के जवाबात तक उसकी अपनी रसाई, ये है कहानी। ये है जो कि उसको जो है वो एक बहुत ऊंची सतह पर ले जाती है। आम सतह से जो कहानियाँ लिखी जाती हैं उससे बहुत ऊंची सतह पर ले जाने वाली चीज़ ये है कि वो अपने ख्वाब में जाता है और ख्वाब में जाके उन सवालात का जवाब खुद दरियाफ्त करता है कि जो उसके अंदर ही अंदर मचलते रहते हैं। तो ये बहुत ही उम्दा कहानी थी समाजी जानवर की, जिसको कि जो है वो इंसान बनने की कलीद मिल गई। यानी उसके अंदर जो बेचैनी थी वो ये थी कि वो कैसे इंसान बने, वो चीज़ उसको परेशान कर रही थी और उसकी कलीद जो है वो उसको खुद हासिल हो जाती है अपने ख्वाब में। वकील नजीब साहब नाविल निगार हैं, तो नाविल निगार का अफसाना या अफसानचा ऐसा है जैसे कोई पायलट जो है वो स्कूटर चलाए। तो बहरहाल उनका तवील तजर्बा और बड़ी महारत और उनकी जो पजीराइयाँ हुई हैं वो सब क्यों हुई हैं, वो हम लोगों ने उनकी तख्लीक़ात में देखी कि किस तरह से किन चीज़ों ने उनको उन अवार्ड्स का, उन एजाज़ात का हकदार बनाया। उनकी जो कहानी है, मुख्तसर अफसाने तो खूब थे, लेकिन हादसा वाली जो कहानी है उसमें उसकी माँ और बीवी के इंतकाल पर किसी फ़र्द का ख़ुदकशी का इरादा वो मुझको ज़रा मुश्किल लगा। लेकिन हो सकता है कोई आदमी, आजकल के ज़माने में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, आज के दौर में ये आम हो गया, हमारी जनरेशन में कम था, यानी वकील नजीब साहब की और हमारी जनरेशन एक ही है। लेकिन आजकल ये होता है कि लोग 20, 25, 50 वीडियोस देख लेते हैं एक जैसी और फिर सोचने लगते हैं। और कंप्यूटर के बारे में आपने देखा होगा कि जब आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उससे काम लेने की कोशिश करें, बहुत सारी फाइलें खोल लें या बहुत सारा डेटा डाल लें, तो वो हैंग हो जाता है। तो ऐसा लोग भी हैंग हो जाते हैं, मतलब ज़हनी तौर से। तो चलो हो गया। उन्होंने शुरू में कहा था कि ये कहानी जो है वो ज़िंदगी और मोहब्बत की है। तो मैंने सोचा कि यार वो जब कुएं पे जा रहा है तो एक काम कर रही हूँ भाई मैं भी, तो क्या होगा? तो ये होगा कि साहब उसके आगे एक खूबसूरत सी औरत होगी जो कि खुदकशी कर रही होगी, वो कूदेगी, ये उसको बचा के लाएगा और फिर हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। तो ज़िंदगी और मोहब्बत जिंदाबाद हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, उसने उसको बचाया, जिसको वो भी अजीब मेरी तरह आदमी था। थैंक यू भैया, आपने बचा लिया, और चला गया।
उसके बाद जो लोग मौजूद है तो उसको ख़तरा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे मैंने उसको बचाने की गलती की, ये मुझको बचाने की गलती कर दें। तो वो उनसे पूछता है कि भाई लोग आप लोग आए क्यों हो इधर? तो लोग बोलते हैं भाई हम लोग पिकनिक मनाने आए, लेकिन आपने बचा हुआ, तुम लोगों को किसी को तैरना तो नहीं आता है ना? तो उन लोगों ने कहा कि नहीं किसी को नहीं आता है। तो अब वो श्योर हो गया कि यार जो कुछ मैंने उसके साथ किया है वो मेरे साथ नहीं होगा। अगर उसमें से एक आध आदमी ये बोलता कि नहीं मुझको तो बहुत अच्छा तैरना आता है, आप क्यों बिना वजह कूद गए? तो शायद फिर वो सोचता कि यार पहले इनको जाने दो, इनके जाने तक मैं भी इनके साथ पिकनिक बनाऊं और उसके बाद में फिर अपना आगे का काम करूं। लेकिन ये मुश्किल उसको पेश नहीं आई। और बहरहाल दिलचस्प कहानी थी कि वो जो है एक आदमी को बचाने के बाद भी उसने खुदकशी कर ली। तो बहुत ही उम्दा कहानी वकील नजीब साहब ने पेश की। और देखिए ये हमारे यहाँ रिवाज नहीं है अफसाने और कहानियाँ सुनने का, शेर शायरी सुनने का ज़्यादा रिवाज है। कल भी हम लोगों ने एक ज़बरदस्त मुशायरा सुना, लेकिन अब ये मेरी कमज़ोरी हो सकती है कि मुशायरे में अगर आप हिसाब लगाएं कि कितना वक्त उसमें लुत्फ़अंदोज़ हुए और कितना वक्त बोर हुए। अफसाने मुशायरे में इंसान अच्छा खासा बोर होता है। वो देखो हंस रहे हैं, जो बोरियत दूर करने के लिए कोई शेर सुनाते थे। तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा खासा फ़ीसद होता है। मतलब मैं असबियत की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ ये बात, लेकिन बहरहाल मुझको ऐसा लगता है कि 60-70% आदमी बोर होता है और 30-40% उससे लुत्फ़अंदोज़ होता है आम तौर से। लेकिन इस नशिस्त में 5% भी मेरे ख़्याल में कोई बोर नहीं हुआ होगा। हालांकि ये टाइम ऐसा था कि रात को मुशायरे के जागे हुए लोग दोपहर में अच्छा खाना खाने के बाद, मैं तो डर रहा था कि कुछ बैकग्राउंड में खराटों की आवाज़ें ना आए, लेकिन मैं लोगों को देख रहा था यार लोग इतने शौक़ से सुन रहे हैं। तो वाकई कोई बात है इन अफसानों में और इन अफसाना निगारों में जिन्होंने कि अपनी तख्लीक़ात पेश की। मैं जो है वो समीम क़ल्ब से इन सब को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इनकी सलाहियतों में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम लोग तो चले ना। हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम खां साहब। सलीम खां साहब 1 सेकंड 1 मिनट के लिए आ जाइए। हाँ जी नहीं वो इस्तकबाल रहेंगे। नहीं वो आपने कहा ना कि आपकी ज़बान में पैसा वसूल, तो ये सेशन पैसा वसूल हो गया है। बहुत शुक्रिया। आइए हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर सलीम खां साहब के इस्तकबाल के लिए इब्राहिम शौक़ साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और डॉक्टर सलीम खां साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश करें। अब मैं तमाम ही अफसाना निगारों का इस्तकबाल, मेरी दरख्वास्त है सलीम खां साहब से कि उनके हाथों किया जाए। और मैं सबसे पहले वकील नजीब साहब के लिए बोलना चाहूँगा कि उनके खिदमत में मेमेंटो पेश करके उनका इस्तकबाल किया जाए। जनाब वकील नजीब साहब। जनाब मोइनुद्दीन उस्मानी साहब के लिए। हाँ मोइनुद्दीन उस्मानी साहब के लिए। जनाब रेहान कौसर साहब।
रेहान कौसर साहब के लिए मेमेंटो पेश किया जाए। रेहान भाई का इस्तकबाल किया जा रहा है। डॉक्टर अजहर अबरार सर का इस्तकबाल किया जा रहा है। डॉक्टर अजहर अबरार सर। परवेज़ अनीस साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। जनाब परवेज़ अनीस। परवेज़ अहमद याकूबी साहब के लिए मेमेंटो पेश किया जा रहा है। परवेज़ याकूबी साहब। जनाब शाहिद अजमल साहब के इस्तकबाल के लिए मेमेंटो पेश किया जा रहा है। जनाब शाहिद अजमल साहब। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का, बहुत शुक्रिया। और सदर इजलास की इजाज़त, इख्तितामी इजलास की सदारत मजलिस सदारत में हमारे साथ जनाब डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब हैं और जनाब शाहरशाद उस्मानी साहब। मैं जनाब डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब और शाहरशाद उस्मानी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। आइए शाह साहब, आ जाइए। हाँ, आइए ना शाह साहब। और अपने जानिब से असलम जी जनाब असलम गाजी साहब डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। इब्राहिम खान साहब, अजीमुद्दीन साहब, डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब, जनाब ग़ुलाम फरीद साहब सेक्रेटरी इदारा अदब इस्लामी महाराष्ट्र, डॉक्टर सलीम खान साहब। आइए जनाब। वो कह रहे हैं नहीं आ जाइए ना। इदारे के तमाम अरकान जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं वो सब डाइस पर आ जाएं। और इस सेशन की निज़ामत जावेदुद्दीन साहब हैं, चलेंगे ना शायद, है ना? हाँ, इस सेशन की निज़ामत जनाब इब्राहिम शौक़ साहब फरमा रहे हैं। नहीं, कहाँ है? नहीं है ना शायद, चले गए ना। और कोई रह गया? सलीम खान साहब आ जाइए ना, आ जाइए। जी हाँ। माहनामा पेशरफ की जानिब से एक चिट्ठी आई है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि बराए 1 साल 400 रुपया, बराए 2 साल 800, बराए 3 साल 1100, बराए 5 साल 1800 रुपया, लाइफ मेंबरशिप 7000 रुपया, अच्छा साथी बराए 5 साल 1200 रुपया और तहक़ीक़ात इस्लामी बराए 5 साल 1200 रुपया। जो हज़रात सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं वो बाहर काउंटर है, आप उनसे जाकर मुलाकात कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हाज़रीन मोहतरम, अभी जैसा कि आपने हमारे इश्तिहारात में देखा है कि ये कामटी में 18वीं सालाना कॉन्फ्रेंस थी। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता तमाम हमारी अदबी कॉन्फ्रेंस और हमारे इजलास जो हमने बहुत करीब से देखा है, तकरीबन हम उसमें शरीक रहे हैं। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ी खुशी हो रही है, बल्कि मुसरत हो रही है कि जिस वक्त हमारी कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि इस साल हमारी अदबी कॉन्फ्रेंस कामटी में होगी,
और ये बात हम बार बार अक्सर हमारे सामने आते रही है, कमेटी के बारे में बहुत मशवरे आते रहे हैं। आखिर को ये फैसला हुआ और जब हमने कमेटी में कदम रखा, हमारे कमेटी के ज़िम्मेदारान के साथ में यहाँ के तमाम लोगों ने, इदारे के लोगों ने, जमात के लोगों ने जो हमारा ताउन किया, उस वक्त हमको अंदाज़ा था कि इंशाल्लाह वो ये कॉन्फ्रेंस यहाँ बहुत कामयाब रहेगी। लेकिन जितना अंदाज़ा हमको था उससे कई गुना बढ़कर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त अब वो 18 से मुराद ये है कि महाराष्ट्र के 18 बड़े शहर और ख़ास तौर पर इसमें कुछ अजला हैं। ज़िले के मुकाम पर हमारे प्रमुख हैं बॉम्बे, पूना, भिवंडी, अकोला, अमरावती, अचलपुर, आपके नागपुर वगैरह, ये तमाम इजलास होते रहे। लेकिन आखिर तक इस वक्त जो सलीम साहब कह रहे थे वही कैफियत मेरी थी। मैं ये सोच रहा था कि कैसे मुमकिन होगा कि ये आखिरी इजलास जो है हो सकेगा या लोग चले जाएंगे। और ख़ुद हमारी हालत बहुत ख़राब थी, मुसलसल सफ़र, रात भर का सफ़र था। और यहाँ आने के बाद आपके कारकुन हजरात स्टेशन पर पहुँच गए, चाय पिलाई, यहाँ लाए और फ्रेश हुए और प्रोग्राम में बैठ गए। ये कैफियत रही। लेकिन वाक़या ये है कि ये आखिरी इजलास बिल्कुल ये समझिए कि हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत साबित हुआ। सारी थकान दूर हो गई और वाक़तन हमारा ये आखिरी इजलास बड़ा कामयाब रहा, जिसमें अभी हमारे अफसाने का जो सेशन था वो बहुत कामयाब रहा। मैं ये सोच रहा था जिस वक्त यहाँ दाखिल हुए हम, वक्त हो चुका था, तो कुछ लोग यहाँ पर नहीं थे। मगर लोग कैसे आएंगे, थक गए होंगे लोग। अब मुशायरे में लोग आ गए थे, लेकिन वाकई यहाँ लोग आए और अब अच्छा रहा। हज़रात गिरामी, आज के हमारे ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के 2 सदर यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब उर्दू अदब की एक बहुत मोतबर शख्सियत डॉक्टर शरफी साहिद साहब और दूसरे डॉक्टर रशाद उस्मानी साहब और हमारे कमेटी के अरकान यहाँ बैठे हैं। मुझे अब ज़रूरत नहीं है इन हज़रात के तारुफ को पेश करने की, आप अच्छी तरह से मुतारिफ़ हैं। अब ये सेशन में जैसा कि आपने पढ़ा है, अब हमारे आप में से कुछ 2 लोगों के तासुरात, शुरका के तासुरात हमें चाहिए। वो अपने तासुरात का इज़हार करें। बाद में फिर हमारे शाह रशाद उस्मानी साहब और डॉक्टर शरूफ साहब इज़हार ख्याल फरमाएँगे। तो अब ये असरार साहब बताएं कि कोई नाम अगर पेश करें या खुद होकर लोग आ जाए। और ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के बारे में तासुरात से मुराद ये नहीं है कि आप हमारी तारीफ़ करें, बल्कि ये भी हम चाहते हैं कि आपकी निशानदेही हो। प्रोग्राम 2 रोज़ा इजलास रहा, कहाँ हमारी कुछ खामियाँ रही है, कमज़ोरियाँ हमसे हुई हैं, तो वो तमाम बातें जिन हजरात ने 2 रोज़ के प्रोग्राम को देखा है तो वो उस वक्त अपनी तासुरात पेश करें, ये हमारी आपसे गुजारिश है। आइए, आपके मुकामी भी हों तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, असरार रहे, मुकामी लोग भी हों, एक जो भी आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पर जलवा अफरोज़ दानिशवरानी इल्म अदब, हाज़रीन महफ़िल, मैं हैदराबाद दक्कन से डॉक्टर जहांगीर एहसास पहली बार नागपुर काउंटी आने का मुझे मौका मिला है, वो भी डॉक्टर रफ़ीक़ साहब की वसातत से। मैं आज और कल जो हमारा ये जो प्रोग्राम रहा, इदारे अदब इस्लामी हल्क़ा महाराष्ट्र काउंटी के ज़ेर एहतमाम उर्दू अदब और असरी मसाइल, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही कामयाब रहा। इसलिए भी कामयाब रहा कि
कामटी जैसे उर्दू परस्त इलाक़े में अगर इस तरह के प्रोग्राम्स गाहे बगाहे होते रहें तो लोगों के जहनों में लिसानी शऊर तो है यहाँ पर, लेकिन अदबी जो शऊर होना चाहिए, जो मेयार होना चाहिए, मैं समझता हूँ हमारे डॉक्टर सलीम ख़ान साहब और डॉक्टर शरफ़ुद्दीन साहिल साहब मेरी इस बात की तायीद करेंगे। तो ज़बान की अपनी बारीकियाँ होती हैं, जैसा कि जमा का सेगा है, वाहिद का सेगा है, थोड़ा सा इन चीज़ों को मैं यहाँ महसूस किया। और फिर बहैसियत फ़नकार अगर हम किसी अपने फ़नपारे को पेश करते हैं तो हमारी अपनी दोहरी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि लोग सुनते हैं और उससे कुछ अच्छा तासुर लेने की कोशिश करते हैं। अगर मनफी रुझान में तब्दील हो जाए तो मैं समझता हूँ कि वो फ़नकार की अपनी नाकामी साबित होगी। तो यकीन है, चूँकि मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ अदब का, तो जो महसूस किया वो बयान कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा इंतज़ाम रहा, चाहे क़याम व ताम का मामला रहा हो, किसी किस्म की अजनबियत का मुझे कम अज़ कम एहसास नहीं हुआ, ये कह सकता हूँ मैं। और जो तकनीकी जो मौज़ूआत रहे वो अपने आप में इतने मुकम्मल और जामे रहे, यकीन है कि ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस अदब के हवाले से कामटी जैसे शहर में एक संग मील की जो है हैसियत इख्तियार करेगी कॉन्फ्रेंस। और बिलख़ुसूस असरी जो मौज़ूआत रहे, चूँकि अदब वही है जो असर की नुमाइंदगी करे, तो जैसा कि मेरा अपना टॉपिक भी रहा उर्दू शायरी और CAA, एकदम बिल्कुल कि इस पर अगर आप थोड़ा सा मवाद अगर तलाश करने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ कि एक आध नज़्म या कुछ गज़ल वगैरह चीदा यहाँ वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा मबसूत आपको कोई मवाद नहीं मिलेगा, चूँकि मैं ख़ुद भी अमली तौर पर इस मरहले से गुज़र चुका हूँ। लेकिन मेरे लिए भी एक अच्छी बात रही कि एक नए मौजू पर क़लम या कुछ इज़हार ख़याल का मुझे मौका मिला, तो काबिल मुबारकबाद हैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक़ साहब और आपके रुफ़क़ा। बस यही कहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस से कोई मुस्बत नताइज बरामद हो, और अपनी बात मैं यही इस शेर पर ख़त्म करना चाहूँगा। ज़मीं पे बहते लहू का हिसाब चाहता हूँ, ज़मीं पे बहते लहू का हिसाब चाहता हूँ, मैं अब गुलाब नहीं इनकलाब चाहता हूँ। बेहद शुक्रिया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और कोई साहब आइए। असरार साहब, अगर बहनों में से कोई कहना चाहे तो, बहनों में से कोई कहना चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज की 2 दिन से जो हम ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, इसका जो ख़ास तजुर्बा मुझे हुआ है वो ये है कि यहाँ पर जो तादाद, जैसे सर ने भी कहा, तादाद के एतबार से बहुत चौंक गया हूँ, क्योंकि अक्सर कॉन्फ्रेंस हम यूनिवर्सिटी में भी करते हैं, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी अटेंड किए हैं कॉन्फ्रेंस, सर को भी तजुर्बा होगा। इतनी तादाद में लोग आखिरी वक्त तक नहीं बैठते हैं, तो ये बड़ी खुशाइन बात है और बहुत अच्छा लगा। इंतज़ामात के ताल्लुक़ से जहांगीर साहब ने कहा है, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन इंतज़ामात हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि कोई कोताही नहीं बरती गई। सारे लोग इसमें लगे रहे, एक एक फ़ोन पर जो है हमारी ज़रूरियात बिल्कुल पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे, ख़ास तौर से खाने का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम रखा गया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही, और ऐसे लगा ही नहीं कि हम बाहर खा रहे हैं कि इन कॉन्फ्रेंस में खा रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छे खाने और लजीज़ खाने इन लोगों ने खिलाए हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दें। उन्वानात के ताल्लुक़ से खैर हमारा तो टॉपिक ही था, दौर हाजिर के जो मसाइल हैं उसको उजागर किया जाए, लोगों की तरफ उनके जहन को लाया जाए, राइटर्स का जहन साजी की जाए कि वो इन मसाइल को अपनी तख्लीक़ात में नुमायाँ करें। और असल एक राइटर का, एक मुसन्निफ़ का, एक शायर का काम ही ये होता है कि वो जो ज़माने के प्रॉब्लम्स है उसको ज़िंदा करे, उनको बताए, दुनिया के सामने लाए।
एक बहुत ही क्या बोलेंगे अट्रैक्टिव अंदाज में। तो उस काम के लिए जो जहन साजी का मकसद यहाँ पर रखा गया था, मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग मुतासिर हुए और उससे जहन साजी का जो मकसद था वो भी किसी हद तक पूरा हुआ। एक दूसरी और ख़ास बात कि इसमें मराठी का भी सेशन रखा गया, ये बड़ी काबिल सताइश बात है और बहुत बेहतरीन बात है कि उन लोगों को हमारे मंच से, हमारे स्टेज से जो है हम क्या सोचते हैं और वो क्या सोचते हैं, दोनों को जो है समझने का मौका मिला। ये जो समझे कि एक दूसरे को एक जगह आकर ख़यालात को समझना और दोनों के बेसिक प्रॉब्लम एक ही होते हैं, ये भी समझ में आना चाहिए। तो ये मौका बहुत अच्छा यहाँ पर रखा गया। मैं समझता हूँ इस एतबार से ये कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब रही और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस इदारे अदब इस्लामी से दरख्वास्त है कि हर जगह होती रहे। एक चीज़ जो मुझे ज़रा खटकी है बहैसियत जमात इस्लामी के रुकन के, ख़वातीन को स्टेज दिया गया, ये मैं समझता हूँ ये भी जमात इस्लामी की तारीख़ में पहली बार हुआ है और इस बारे में ज़िम्मेदारान बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे ये बात खटकी जो मैंने आपके सामने शेयर कर दी। जज़ाकल्लाह खैर। मराठी सेशन के बारे में जो बात सामने आई है तो मुझे पता नहीं हमारी मुशावरत में ये बात सामने आई है नहीं आई। अलबत्ता यह है कि ऑडिटर हजरात तो आ गए थे माशाल्लाह और बहुत अच्छी तैयारी से आए थे। काश ये होता कि कुछ पढ़े लिखे लोगों को ऑडियंस के तौर पे मदऊ किया जाता तो ये बहुत अच्छा होता। और दूसरी बात ये है कि ये सिलसिला आइंदा बरकरार रखिए। बहुत अच्छा माहौल आपके यहाँ पर हमको नज़र आया और ये हजरात आपका ताउन कर रहे हैं, इनको बुलाते रहिए, ये सिलसिला बरकरार रखिए। ये हमारा उर्दू अदब नहीं है, अदब इस्लामी है, अदब है, लिटरेचर है और ये हर स्टेट में है, पूरा ऑल इंडिया है। तो ये उर्दू नहीं होगा, हर रियासती ज़ुबान में भी होगा। इसलिए महाराष्ट्र की रियासती ज़ुबान में इसको फ़रोग़ देना है। ये हमसे बहुत सारी पहले कोताही हुई, लेकिन अब गुज़िश्ता चंद सालों से हम इस तरफ तवज्जो कर रहे हैं और यहाँ ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा माशाल्लाह। और कोई तासुरात? हाँ, कोई आने जा रहे हैं? अब इसके बाद में हमारे दरमियान डॉक्टर शाह रशाद उस्मानी साहब हैं। डॉक्टर शरफुद्दीन साहब के सिलसिले में तो मेरे जहन में बात थी कि वो हमारे हर इजलास में आते रहे हैं, बड़ा ताउन हासिल रहा उनका हमें। और मेरी बड़ी तमन्ना थी, मुझे पता नहीं कि क्या तबीयत वगैरह ने साथ दिया कि नहीं। मैं तो चाह रहा था कि वो हमारे 2 दिन यहाँ रहते और वैसे वो तो वाकिफ़ है, कामटे से ही वाकिफ़ है, लेकिन यहाँ जो माहौल बना था काश वो उसको देख लेते तो और उनके तासुरात में जान पैदा हो जाती। बहरहाल आज जो कुछ देखा है, जो तासुरात है, तो हम चाहते हैं कि वो सिर्फ तासुरात ही नहीं बल्कि हमारे रहनुमाई फरमाएँ जनाब डॉक्टर शरफुद्दीन साहिब साहब। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज की इस मजलिस में तमाम तर जो शह नशीन पे बैठे हुए हजरात हैं और जिनकी मैं रस्मन नहीं बल्कि दिल की गहराई से इज़्ज़त करता हूँ,
जो शुरकाए सेमिनार हैं, मुशायरा हैं, उनकी भी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ और काबिल एहतराम सामईन, इनकी भी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ कि आप अदब के हवाले से इस 2 रोज़ा तकरीब में शिरकत किए, ये बहुत बड़ी बात है। आज सबसे बड़ा मसला जो है वक्त का है और लोग वक्त देने को तैयार नहीं हैं। आप लोग अपने कीमती वक्त में से 2 दिन का वक्त निकाल कर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाई, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अदारा अदब इस्लामी हिंद ये कोई मामूली अदारा नहीं है। इस अदारे की तश्कील इंतहाई सोच समझ करके की गई है। जब बातिल क़ुव्वतों ने अपना जाल बिछाना शुरू किया, अब मादियत ने अपने पर फैलाने लगे, रूहानियत को मजरू करने लगे, तो अदब इस्लामी के लोगों को उनके एहसास को हरकत हुई और इस अदारे की तश्कील इसलिए की ताकि उनको शर से खींचकर खैर की जानिब लाया जाए, मादियत से खींच के रूहानियत की तरफ लाया जाए और लादीनियत से खींच के दीन की तरफ लाया जाए। अदब कहीं से भी वजूद में आ सकता है, कहीं से भी वजूद में आ सकता है, ये सोच लो। ये कहना है कि भाई अदब को दीन से अलग रखो, ये गलत बात है। इलेट ने तो कह दिया कि भाई मेरा दिल चाहता है कि मैं पूरे अदब को क्रिश्चियन के रंग में रंग दूँ, ईसाइयत के रंग में रंग दूँ। हमको ये लोगों ने धोखा दिया है, बहुत से लोगों ने। अदब कहीं भी पैदा हो सकता है। अय्याम जहलत की शायरी देख लीजिए, फ़ारसी अदब देख लीजिए, शादी देख लीजिए, शिराजी देख लीजिए, शादी शिराजी देख लीजिए, उर्फ़ी देख लीजिए, मौलाना रूम की मसनवी पढ़ लीजिए। 1000 साल हो गए, आज जिंदा है। उसमें भी अदब है, इसमें भी अदब है। हमारे सूफिया कराम ने अपनी आगोश में जिस अदब की परवरिश की, मजहबी मसनवियाँ लिख के, उसमें भी अदब है। हाली की मुसद्दस है, हाली में अदब है। अल्लामा इक़बाल की कहना चाहिए तमाम तक शायरी के अंदर अदब है। यह कहना अदब को मज़हब से अलहदा रखो गलत है। ये कम्युनिज़म वालों ने ये जाल फैलाया है, यहूदियों ने फैलाया है और इस बुरी तरह फैलाया कि इस जाल में हमारे भी बाज़ अहले कलम आ गए और ऐसी ऐसी बातें की हैं जो आयात मुहक्मा, सुन्नत कायमा और फ़र्ज़ अफ़रीज़ा आदिला से तौहीन करती है, मजाक उड़ाती है। इस सिलसिले में मैंने कई मज़ामीन लिखे हैं। उर्दू शायरी में खुदा, उर्दू में नातिया शायरी, उर्दू शायरी में शतीयात, इन तमाम तर मज़ामीन में मैंने निशानदही की है कि हमारे अच्छे अच्छे दिमाग, आला दिमाग जो माशरे को एक इखलाकी कहना चाहिए सिर्फ दे सकते थे, उन्होंने माशरे के बिगाड़ का सबब बना। दोस्तों, आज दज्जाली फितने ने पूरे माशरे को अपने लपेट में ले लिया और ये फितना